Hi, this is Sejyoti Deshpal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Laksha batch. और आज इस क्लास के अंदर we are going to take up two more standards, that is essay number 530 and essay number 500. अगर मैं essay 530 और 500 की बात करूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा और ये क्लास देखने के बाद आपको श्योरिटी हो जाएगी कि वो एक क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं 530 की बात करूं तो मैंने रिवीजन ज्यादा कराई, 530 की क्वेश्चन कम है क्योंकि 530 में सीए फाइनल लेवल पे ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, बट एमसीक्यू में आ सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन आया तो फिर आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज लगती है। तो मैंने अराउंड आई थिंक 40-45 मिनट हमने रिवीजन करी है 530 की, और उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे सीए फाइनल में सैम्पलिंग को नहीं टेकअप करके जाते हैं। 500 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है, एक आधा ही कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने क्वेश्चंस के ऊपर 500 में ज्यादा फोकस किया है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेक्चर है। अगर आपने एक बार इस लेक्चर को देख लिया 500 और 530 आपका डन हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। और मैंने रिसेंटली अभी मॉडल टेस्ट पेपर देखे तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितना भी स्टैंडर्ड हमने अभी तक क्वेश्चन टेकअप करे हैं वो क्वेश्चन सारे मॉडल टेस्ट पेपर पे कवर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने लक्ष्य बैच देख लिया तो फिर आपको कोई और क्वेश्चन कहीं से देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं लिख के देती हूँ, पेपर जो बनेगा यहीं से बनेगा। मतलब ठीक है, अगर आप 10% चांस निकाल दो, 90%, 85% तो इधर से ही आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने सोचा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चंस की क्लासेस को देखूं क्योंकि एफर्ट मांग रही है ना ये क्लासेस, तो प्लीज आप देखना शुरू करो। थैंक यू सो मच। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद एसे नंबर 500 क्वेश्चंस। बट क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले एक बार ना आप फटाफट अपनी कंसेप्ट के नोट्स के अंदर आ जाओ, बुक के अंदर आ जाओ। बेटा अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखोगे तो आपको 500 वहां पे देखने को भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे नंबर 500 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आप ना ही पढ़ो तो बेटर है। सिर्फ एक कंसेप्ट है ऐसे नंबर 500 का जहां से क्वेश्चन बन सकता है और आपको उसी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, अगर ऐसे नंबर 500 से क्वेश्चन आ भी गया तो क्वेश्चन आएगा आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हुए, क्योंकि ऐसे 500 अपने आप में अगर आप देखोगे कुछ कहता नहीं है। ऐसे 500 सिंपली एक बात कहता है कि ऑडिटर को ना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूजन फॉर्म कर पाए और उस कंक्लूजन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे सके। अभी ऐसे 500 ने कुछ प्रोसीजर लिस्ट डाउन करे हैं, जैसे कि आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंफर्मेशन, ये सारे प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है। तो वो इंटर लेवल पे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसीजर के नाम बताओ और उनका मतलब बताओ। फाइनल लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई आपसे स्कोप में से कुछ नहीं पूछेगा, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में से कुछ नहीं पूछेगा, इन प्रोसीजर के नाम में से कुछ नहीं पूछेगा। तो फिर मैम मुझे यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक टॉपिक है जहां से ऐसे नंबर 500 में से क्वेश्चन बन सकता है और उसी को हम टेकअप करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 500 में सिचुएशन क्या डील हो रही है। सो ऐसे नंबर 500 ने बोला है कि ऑडिटर आपको ना ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए। ये बात ऐसे नंबर 200 ने बोल दी थी बेटा, और वहां पे भी ऐसे नंबर 500 की रेफरेंस आती है। तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी से, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से। तो सफिशिएंसी का मतलब कि आपको इतनी तो ऑडिट एविडेंस आपके पास नंबर में होनी चाहिए कि आपको एक रीजनेबल बेस मिल पाए अपनी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। और उन एविडेंसेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब रिलायबल हो, ऐसे एविडेंसेस आपको होने चाहिए। सो क्वालिटी की जब मैं बात करूंगी तो रेलिवेंस और रिलायबिलिटी से वहां पे मेरा कनेक्शन है, और क्वांटिटी से नंबर के अंदर कनेक्शन है। जैसे कि अगर आप एक ट्रेड रिसीवेबल की टेस्टिंग पकड़ लो, तो ट्रेड रिसीवेबल की अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो पॉपुलेशन क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल। अभी इधर आप 100% टेस्टिंग तो करोगे ही नहीं, आप सैम्पलिंग करते हो, तो वहां से आप कितने नंबर ऑफ आइटम की टेस्टिंग करोगे? आपका सैंपल साइज क्या होगा? इससे आपके एविडेंस की क्वांटिटी अफेक्ट होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। अगर मुझे रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है तो मैं ज्यादा सैंपल का साइज बढ़ा दूंगी, तो ज्यादा नंबर ऑफ डेटा की टेस्टिंग करूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो एविडेंस की क्वांटिटी होगी वो मेरे पास ज्यादा होगी। और क्वालिटी का मतलब क्या है? कितने अच्छे एविडेंसेस हैं, और वो अफेक्ट होता है, क्वालिटी अफेक्ट होती है फ्रॉम द रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस ऑफ दैट एविडेंस। तो इस स्टैंडर्ड ने सिंपल सी एक बात बोली है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये डिसाइड कौन करेगा कि जो एविडेंसेस ऑडिटर को मिले बाय परफॉर्मिंग द वेरियस प्रोसीजर जो आपने अभी पढ़े अलग अलग स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे 580 में WR, जैसे 505 के अंदर आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ओके, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ETC।
तो ये जो आप प्रोसीजर पढ़ के आए, यहां से जो ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को मिलते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा कि ये एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है? ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा, ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर रहेगा। तो स्टैंडर्ड ने आपको यही बात बोली कि ऑडिटर आपको ना ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट करने कि आपको एक बेस मिल पाए जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंच के अपना ओपिनियन दे पाओ। फिर उसने वो प्रोसीजर बता दिए कि कौन कौन से आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो टू कलेक्ट दिस एविडेंसेस। तो बेटा ये है सिचुएशन जो ऐसे नंबर 500 डील कर रहा है। आप मुझे बताओ इसमें क्या पढ़ाऊं मैं आपको? आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन अगर उसने घुमाने की कोशिश करी तो 500 का क्वेश्चन किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिक्स करके वो बना सकता है, या आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो भी आपको ये कंसेप्ट काम नहीं आने वाले हैं फाइनल लेवल पे। तो समझ में आ रहा है आपको? यस, एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है एंड वो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट भी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए एक एक्सपर्ट का यूज करती है। जैसे कि अगर उसको अपनी पेंशन की लाइबिलिटी की कॉम्पिटिशन करवानी है एंटिटी को, तो वो एक एक्चुअली का यूज कर सकती है। आर यू गेटिंग मी? तो उसको आप बोलोगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो भी अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो भी रिपोर्ट है, जो भी इसने इंफॉर्मेशन बनाई है, उसको यूज कर सकता है। तो फिर एक कंसेप्ट आता है कि ऑडिटर अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करेगा, ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करेगा अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या देखना पड़ेगा? तो स्टैंडर्ड ने बोला है, ऐसे नंबर 500 ने बोला है कि ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस को, कैपेबिलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को। देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं, उसको एविडेंसेस मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? यही एक ऐसा कंसेप्ट है मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला जहां से ऐसे नंबर 500 में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं ऐसे नंबर 500 को रिवाइज कराने के ऊपर भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। मैंने तो अपनी बुक के अंदर इसको फिर भी डाला हुआ है, बट अगर आप जाके देखोगे ये इंटर का ही मटेरियल है जो मैंने डाला हुआ है, लेकिन अगर आप एसएम खोल के देखोगे आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा। ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये सारी डिस्कशन हो चुकी है कि अगर मैं अपने प्रोसीजर को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, एक निकल के आते हैं रैप जिसको हमने 315 में पढ़ा, फिर निकल के आते हैं फैप जिसको हमने आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा, ऐसे नंबर 330 में पढ़ा। फैप में भी दो कैटेगरी बन जाती है, टीओसी एंड योर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर की भी दो कैटेगरी बन जाती है, बताओ कौन कौन सी? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टीओडी। ये सारी डिस्कशन हो चुकी है इन्हीं लक्ष्य बैच के अंदर चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसकी रिवीजन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपने नीचे आके सिर्फ एक कंसेप्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो बेटा, एंड दैट कंसेप्ट इज कि जब आप इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस, जिस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट ने बनाया है यूजिंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो ऑडिटर किन किन कंसिडरेशन को लेगा, क्या चीजें वो चेक करेगा। ये वाला कंसेप्ट भी मैं यहां से नहीं पिकअप कर रही हूं, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगी। 3 क्वेश्चन ऐसे नंबर 500 के, और उन क्वेश्चंस को हम टेकअप करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर देखे जो आईसीआई ने अभी रिलीज करे हैं, और क्वेश्चंस देखें, जितना अपना क्वेश्चन बैंक लक्ष्य बैच में हो चुका है सेम क्वेश्चन है वहां पे। कुछ भी मुझे नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला पर्सनली, जितना भी अभी तक हुआ है। तो आप अगर अभी तक भी लक्ष्य बैच को नहीं आपने देखना शुरू किया, प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स, बिकॉज आपका ही फायदा है। नहीं तो बेफालतू में आप वहां पे एग्जामिनेशन में पेपर देने के लिए जाओगे, सब कुछ करके चले जाओगे, सब कुछ याद करके चले जाओगे, लिख कुछ भी नहीं पाओगे। चलो ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है ऐसे नंबर 500 का। एज आई टोल्ड यू, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर क्वेश्चन है एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन, ये आ सकता है। क्वेश्चन कहता है द ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड, आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो जिसका नाम है एसएस लिमिटेड और आप उस कंपनी के ऑडिटर हो, एक्सेप्टेड द ग्रेच्युटी लाइबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय अ क्वालिफाइड एक्चुअरी। ध्यान से देखना, कहता है आप अपना काम कर रहे थे और आपने ग्रेच्युटी लाइबिलिटी, तो इसका मतलब ग्रेच्युटी की लाइबिलिटी की कॉम्पिटिशन आप चेक कर रहे थे, और इसके रिलेशन में ग्रेच्युटी लाइबिलिटी की वैल्यूएशन जिसने करी हुई है वो कौन है? एक क्वालिफाइड एक्चुअरी है, उसने एक सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है आपकी कंपनी को, एंड कंपनी का ऑडिटर उस सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाई कर रहा है। सो मतलब ये कि क्वालिफाइड एक्चुअरी है। ये क्वालिफाइड एक्चुअरी है कौन? पहले तो ये बताओ, क्या ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं। क्या ये एक ऐसा पर्सन है जिसको अकाउंटिंग के फील्ड की नॉलेज होगी? नहीं। क्या ये एक ऐसा पर्सन है जिसको ऑडिट के फील्ड की नॉलेज होगी? नहीं। क्या इसको ऑडिटर खुद अपॉइंट कर रहा है? नहीं। तो ये ऑडिटर एक्सपर्ट में कवर नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे नंबर 620 से जोड़ के देखोगे बेटा, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये पर्सन इज नॉट कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट।
तो ये कौन सा एक्सपर्ट है? ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, क्योंकि इसने मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया अपने काम के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन बनवाने के लिए, एक्चुअली की लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करने के लिए। अभी इसने काम करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट इशू करके रखा होगा मैनेजमेंट को वैल्यूएशन का, तो उस सर्टिफिकेट को यूज करना चाह रहा है आपका ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग हिज ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे। हाउएवर, ऑडिटर ने नोटिस किया that retirement age adopted is 65 years as against the existing retirement age of 60 years। कहता है कि जो ये इनका मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम करके गया है, उसने जो लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन करी है, ग्रेचुटी लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन करी है, उसकी वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन करी है, उसने जो एज मानी है रिटायरमेंट की वो 65 ईयर्स मानी है, जबकि अभी जो एज चल रही है वो क्या है, 60 ईयर्स की एज है। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज। कंपनी सोच रही है कि मैं 60 साल से 65 साल कर देती हूँ रिटायरमेंट एज, बट अभी हुई तो नहीं कमेंट करना है आपको। इसने कुछ भी नहीं बोला कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, ऐसे नंबर 500 का क्वेश्चन है, अभी आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वालिफाइड एक्चुअली ये है कौन, इसका रोल क्या है। क्या ये एक एंगेजमेंट टीम का मेंबर है? नहीं। क्या ये कोई EQCR है? नहीं। क्या ये कोई एक्सटर्नल पार्टी जिससे तुम कंसल्टेशन ले रहे हो? नहीं। ये कौन है? ये आपका एक्सपर्ट है? नहीं। ये कौन है? ये किसके लिए काम करता है? ये मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट का एम्प्लॉई है क्या? देखो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है, बट ये क्या एक स्पेसिफिक एरिया में मैनेजमेंट की हेल्प कर रहा है, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अकाउंटिंग और ऑडिट के फील्ड के अलावा किसी और फील्ड की नॉलेज है, यस, तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? यस। और जैसे ही आप देखोगे कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है एंड उसके काम को ऑडिटर यूज करने का सोच रहा है, तो आपका दिमाग जाना चाहिए ऐसे नंबर 500 के अंदर, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है। अभी यहां पे इशू क्या है? इशू ये है कि आप इसके काम को यूज करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो आपको इसके काम को यूज करना है तो देखना तो पड़ेगा इसका काम आपकी ऑडिट की पर्पस के लिए रेलिवेंट है या नहीं। आप इसके काम को समझोगे तो सही, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटी को चेक तो करोगे, यस। अगर इसने अपने काम को लेने के लिए एस्टिमेट लिए हैं, देखो ऑब्वियसली अगर आप ग्रेचुटी की लाइबिलिटी कंपनी की कितनी हो सकती है ये एस्टिमेट कर रहे हो, वो तो फ्यूचर से जुड़ी हुई है, आज तो आप एस्टिमेट ही ले रहे होगे, यस। तो आप अंडरस्टैंड करोगे ना कि इसने काम कैसे किया है, मतलब इसने अगर एस्टिमेट लिए हैं तो इन्होंने जो एस्टिमेट लेने के लिए अजम्पशन यूज करी है वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है। अभी एस्टिमेट ले रहे हो तो डेफिनेटली कोई सोर्स डाटा रहा होगा आपका, वो सोर्स डाटा रिलायबल है या नहीं, आप ये सारी चीजें चेक करोगे। अच्छा, अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कंपनी का ये जो पेंशन स्कीम है, ओके, अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो रिटायर, नॉट पेंशन स्कीम, सॉरी, ग्रेचुटी स्कीम, वहां पे जो आपकी रिटायरमेंट एज है कंपनी की 65 ईयर्स है, तो फिर आपको जो ग्रेचुटी की कॉम्पिटेशन करनी चाहिए थी वो भी 65 ईयर्स एज को कंसिडर करके करनी चाहिए थी, नहीं 60 एज को कंसिडर करके करनी चाहिए थी। इसने 65 ईयर्स को कंसिडर करके करी है। अभी कंपनी प्रपोजल ले रही है वो अलग बात है, अभी फ्यूचर में होगा वो तब आप देखो ना, अभी हुआ तो नहीं है, यस। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको अपना इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। देखो मैं बताती हूँ आपको लर्न क्या करना है, इधर ही रहना आप क्वेश्चन बैंक के अंदर। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस, नहीं, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसको काटो लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। तो आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करना चाहते हो अपने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ऐसे नंबर 500 दैट इज ऑडिट एविडेंस, ये कहता है, स्टेट्स दैट ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उसके काम को यूज करने से पहले काम को जानना तो पड़ेगा ना, इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना। आप खुद देखो, जब आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहते हो तो उसके काम को भी तो इवेल्युएट करते हो ना आप, तो इसके काम को भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये कौन है आपके क्वेश्चन में मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक्चुअली बिफोर एडॉप्टिंग द सेम, उसके काम को यूज करने से पहले एविडेंसेस के लिए आप उसके काम को इवेल्युएट करोगे, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करोगे इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जब आप उसके काम को इवेल्युएट करोगे ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नंबर 1, रेलिवेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, कि उसने जो आपको वैल्यू करके दी है वो आपको रीजनेबल लगता है, रेलिवेंट लगता है या नहीं। ठीक है, आप अगर ये अपने एस्टिमेट यूज कर रहा है अपने काम को करने के लिए, यू विल कंसिडर द रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन एंड मेथड यूज्ड बाय सच मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एंड सोर्स डाटा इसने क्या यूज किया है, यू विल कंसिडर द रेलिवेंस ऑफ द सोर्स डाटा, कंप्लीटनेस ऑफ द सोर्स डाटा एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डाटा। क्योंकि अगर आपका सोर्स डाटा इनकम्प्लीट है
एक्यूरेट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो भी ये जो काम करके दे रहा होगा वो काम के अंदर गलतियां हो सकती है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर आप ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करेगा अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो वो भी गलत हो सकता है। क्या आपको समझ में आई? यस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। आप इसको ना ऐसे ही याद करो कि जब भी मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करने का सोचूंगा तो मुझे उसके काम को पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा। एंड उसके काम को इवेल्युएट करने का मतलब है इन 3 चीजों को चेक करना। उसने क्या मेथड यूज करे, क्या अजम्पशन यूज करी है, उनकी रेलिवेंस, रीजनेबलनेस। दूसरा, उसकी फाइंडिंग्स, उसकी कंक्लूजन को टेस्ट करना। तीसरा, क्या सोर्स डाटा उसने यूज किया, वो रेलिवेंट है, वो रिलायबल है, वो कंप्लीट है, वो एक्यूरेट है, उसके अंदर गलतियां नहीं है। क्योंकि अगर मुझे इन सब के ऊपर कंफर्ट आ गया तो मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम सही है। आर यू गेटिंग मी? यस। देखो, हम इस बात से टोटली अग्री करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एटलीस्ट ऑडिटर को उसके काम को समझना तो पड़ेगा ना। There is no doubt that appropriateness, reasonableness of the assumption and methods used are the responsibility of the expert. But the auditor has to determine whether they are reasonable based upon the auditor's knowledge of the client business and result of his audit procedure. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने के लिए जो अजम्पशन लेनी, जो मेथड यूज करने हैं। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, बट अल्टीमेटली आप अगर उसके काम को यूज करना चाह रहे हो अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, आपको ये समझना तो पड़ेगा ना उसका काम आपकी ऑडिट पर्पस के लिए रेलिवेंट है या नहीं, जो वो अजम्पशन ले रहा है वो रीजनेबल है या नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्वालिफाइड एक्चुअली आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उसने एक सर्टिफिकेट इशू किया है ग्रेचुटी लाइबिलिटी की वैल्यूएशन को लेकर, जहां पे उसने रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स पकड़ी है, जबकि एक्चुअल में क्या चल रही है 60 ईयर्स। अभी कंपनी प्रपोजल कर रही है कि मैं अपनी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दूंगी, बट यार मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ये जो डिस्कशन आपने अभी ऊपर देखी, आपको क्या लगता है जो ग्रेचुटी की कॉम्पिटिशन यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करी वो आपको रीजनेबल लग रही है? नहीं, क्योंकि आपको एज कौन सी लेनी चाहिए थी, 60 इयर्स लेनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप 60 इयर्स एज लोगे तो आपकी लाइबिलिटी की कंपटीशन चेंज हो जाएगी ना, और 65 इयर्स लोगे तो लाइबिलिटी की कंपटीशन आपकी चेंज हो जाएगी। सो इट सेज द assumption which are made by the actuary has no relevance and reasonableness as present age is 60 ईयर। तुम फ्यूचर का सोच रहे हो, मैं कह रही हूँ प्रेजेंट में बताओ क्या एज है, 60 ईयर है। तो इसका मतलब ये जो इसने वैल्यूएशन करी है, वैल्यूएशन करना जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो एक्चुअली है, और एक्चुअली जो काम कर रहा है वो आपका काम हो गया, दैट इज वैल्यूएशन करना। अभी उसने वैल्यूएशन करने के लिए, अपना काम करने के लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो अजम्पशन ली है वो अजम्पशन रीजनेबल नहीं है। हैंस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस फैक्ट टू द मैनेजमेंट। आपको ये बात मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी और मैनेजमेंट को बोलोगे कि आप इसकी करेक्शन कराओ एंड मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला ये ठीक नहीं है। अगर मैनेजमेंट इसको ठीक करने से मना कर देती है तो फिर ग्रेजुटी की वैल्यूएशन में गलती है, तो अकॉर्डिंगली यू विल क्वालिफाई योर ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो, अगर मैं आपको ना एसए नंबर 500 का कंसेप्ट पढ़ाऊं जो हमने पढ़ा था, तो हमने ना ऐसा इतना कोई डिटेल के अंदर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक, जिस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। हमने खाली ये पढ़ा था कि अगर आप यूज करना चाहते हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को, तो आपको ना उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इवेलुएट करना पड़ेगा, उसकी काम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी एंड इवेलुएट करना पड़ेगा उसका काम आपकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं। मतलब जिस भी असर्शन के रिलेशन में आपको एविडेंस चाहिए, उस रिलेशन में क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन आपको इसके काम को इवेलुएट तो करना ही पड़ेगा। उसके काम को इवेलुएट करे बगैर आप उसके काम को चेक नहीं कर सकते। एंड जब आप इवेल्युएशन करोगे तो किन एस्पेक्ट की आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, वो पॉइंट 3 आपको उधर से इनकॉर्पोरेट करके लिखने पड़ेंगे बेटा। देखो, आई थिंक ये पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको ना लिखना पड़ेगा। यस, वो पॉइंट आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट आप यहीं पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप एरो लगाओगे, मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ जिसके पास मेरी बुक है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हो देन यू हैव टू इवेलुएट। तो आप यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ कि ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये पुराने सिलेबस वाला ऐसे 500 है इंटर वाला, तो मैंने उसको अभी मैं ना जो नई बुक बनाऊंगी उसमें इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दूंगी। ठीक है, सो यू विल हैव टू इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क विच इंक्लूड्स
evaluating the relevance and reasonableness of, तीन चीजें थी ना, नंबर 1 मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स, दूसरा मेथड्स एंड देयर वाज वन मोर थिंग मेथड के साथ, assumption, method and assumptions used by management expert and relevance, reasonableness, relevance इसको थोड़ा सा अलग लिखो क्योंकि इसमें एक पॉइंट और है, relevance, completeness, accuracy and of source data used बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसके साथ साथ तुम क्या भी चेक करते हो मैं बता देती हूँ, तीन चीजें और चेक करते हो। CCO, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है अलग से, दैट इज कॉम्पिटेंस चेक करते हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, कैपेबिलिटी चेक करते हो एंड उसकी ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करते हो। ये क्वेश्चन भी आएगा तब इसको डिटेल में वहां पे भी डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना ही कंसेप्ट 500 से रेलिवेंट है। ओके चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर ही है। मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ूंगी नीचे वाला, और ऊपर वाला क्वेश्चन आप देख लेना। कहता है C.A. नीडल हैड बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है मेसर्स फैब्रिक लिमिटेड। तो आपको अपॉइंट किया जा रहा है फॉर डूइंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी जिसका नाम क्या है, मेसर्स फैब्रिक लिमिटेड। जब आप ऑडिट कर रहे थे, इट हैड बीन ऑब्जर्व्ड, आपको पता लगा इन्वेंट्री इंक्लूडिंग WIP। तो इन्वेंट्री के अंदर WIP है, हैड बीन वैल्यूड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने इसकी वैल्यूएशन के लिए एक एक्सपर्ट का यूज किया। बेटा जैसे ही तुम ये लाइन पढ़ोगे ना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक ही स्टैंडर्ड के अंदर आ रहा है और वो है 500। तो तुम्हारा दिमाग समझ आना चाहिए कि 500 से क्वेश्चन आ गया वही मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला। आगे चलो, एनालाइज द रेलिवेंट फैक्टर्स टू डिसाइड as whether or not to accept the findings from the work of management expert in the valuation of inventory। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहता है ऑडिटर ये सोच रहा है कि यार मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए अपनी ऑडिट एविडेंसेस के कलेक्शन के लिए। तो कहता है आप उन फैक्टर्स को बताओ जिन फैक्टर्स को ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स को अपनी ऑडिट की पर्पस के लिए या नहीं। और इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बनता है जो हमने अभी देखा कि आप उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर लो, जो काम उसने करके दिया है उस काम की एप्रोप्रिएटनेस को चेक कर लो। और अभी हमने क्या देखा कि जब आप उसके काम की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करोगे तो वो तीन चीजें बेटा जो अभी मैंने आपको लिखवाई, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ, तीन चीजें कौन कौन सी, नंबर 1 उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उनकी रेलिवेंस रीजनेबलनेस चेक करो, कंक्लूजन क्या मेथड उसने फॉलो करे, क्या अजम्पशन उसने ली, और क्या सोर्स डाटा उसने फॉलो किया, सोर्स डाटा उसने यूज किया, सोर्स डाटा रेलिवेंट है, कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है। तो ये चीजें आपको इधर चेक करनी है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर वही लिखा हुआ है। कहता है एज पर एस नंबर 500 ऑडिट एविडेंस, जब आप इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हो एज एन ऑडिट एविडेंस, और उसको बनाया किसने है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हेल्प से मैनेजमेंट ने बनाया है। ऑडिटर शेल इवेलुएट द फॉलोइंग, ऑडिटर ये चीजें चेक करेगा, ये डिसाइड करने के लिए मुझे उसके काम के ऊपर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या, यू विल इवेलुएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब आप उसकी CCO को टेस्ट करोगे। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? यस। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर में कंसिडर हिज क्वालिफिकेशन। अच्छा, अगर आपको कॉम्पिटेंस देखना है तो बताओ कॉम्पिटेंस देखने का सही तरीका क्या है। ऑल्दो अगर आप ना ऑडिटर एक्सपर्ट जाओगे देखने के लिए, वहां पे हमने कॉम्पिटेंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे ऐसा फर्दर एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर नहीं, पर अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, लेट्स से एक्चुअली है, आपको उसकी कॉम्पिटेंस को देखना है, तो आप क्या करो, उसकी क्वालिफिकेशन को देखो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो आपके लिए काम कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप देखो क्या वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है क्या, अभी एक्चुअली है तो डेफिनेटली इनकी प्रोफेशनल बॉडी है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन देखो, उसके पास कोई लाइसेंस है कहीं पे प्रैक्टिस करने का, तो फिर मतलब क्या है कि अगर वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, कोई क्वालिफिकेशन उसके पास अच्छी है, कहीं से उसको लाइसेंसिंग मिली हुई है, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके किए हुए काम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप उसकी कॉम्पिटेंस चेक करोगे, आप उसकी कैपेबिलिटी चेक करोगे, ऑब्जेक्टिविटी चेक करोगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है,
अरे आप ये देखो कि उसको ऑटोनॉमी कितनी दी गई है बाय द मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी दो तरीके का हो सकता है, अगला क्वेश्चन आएगा भी जो अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको तुम्हारी कंपनी ने एज एन एम्प्लॉय रखा हुआ है, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट आप बाहर से भी यूज कर सकते हो। आप जब भी आपको कोई काम उससे करवाना है, लेट्स से आपको अभी ग्रेजुएटी की वैल्यूएशन करवानी थी तो आपने एक्चुअली को अपॉइंट कर लिया। अभी एक्चुअली तुम्हारा ऑन रोल एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, आप उसको नीड बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हो, तो यहां से आपकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय है तो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल ज्यादा कर पाएगी, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होगी इन कंपैरिजन टू अगर तुम उसको नीड बेसिस पे बाहर से सर्विस लेने के लिए बुला रहे हो, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो यू विल इवेल्युएट कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आपने उसको जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कहां पे रखा है, उसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कितनी पावर आपने दी है, कितनी ऑटोनॉमी आपने दी है, तो इन सारी चीजों से उसकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होती है। अच्छा, यू विल ऑल्सो ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट। यस, सो आप उसके काम को अंडरस्टैंड करोगे। इट में इंक्लूड्स, जैसे कि आप समझोगे व्हाट इज द एज ऑफ स्पेशलिटी एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर वो मान लेते हैं बेटा, अगर वो एक सीए ही है, वो सीए नहीं हो सकता पहली बात, क्योंकि सीए अगर होता तो उसके पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज होती। दिस इज नॉट द राइट वर्ड दैट आई हैव यूज्ड। मान लेते हैं कि अगर वो एक्चुअली है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो एक्चुअली है तो उसका अपना एक प्रोफेशनल बॉडी है, तो उसने कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करे हैं कि जब भी आप वैल्यूएशन करोगे तो आपको इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है, या जब भी आप कोई भी फ्यूचर से जुड़ी हुई कोई कंप्यूटेशन करोगे तो आपको इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए क्या है, तो आप ये कंसिडर करोगे। लीगल रिक्वायरमेंट उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो रही है, यू विल कंसिडर दैट। सो यू विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, एंड फिर आपको उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना पड़ेगा, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बात घुमा फिरा के वही आ रही कि उसकी सीसीओ को चेक करो और उसके काम की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करो, और काम की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करने के लिए आप काम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। तो मैं चाहूंगी कि जो हमने ये पॉइंट लिखा था ना अभी सीसीओ के साथ, इसमें एक और चीज आप ऐड कर दो, दैट इज यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, दोबारा से बता देती हूँ कि मैनेजमेंट ने अपना इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कोई काम करवाया हुआ है, और वो काम किससे करवाया है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट से करवाया है, एक ऐसे पर्सन से करवाया जिसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फील्ड के अलावा किसी और फील्ड की नॉलेज है, जैसे कि एक्चुअली वगैरह हो गया, ठीक है। एंड ऑडिटर भी सोच रहा है क्यों ना मैं अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बना रही है यूजिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसको यूज कर लेता हूं। तो आप जब ये सोच रहे हो कि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर लेता हूं अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो आपको ये तीन चीजें देखनी पड़ेगी, CCO ऑफ दैट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा ये। दूसरा क्या है? आप उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। अरे कौन से फील्ड की एक्सपर्टीज है उसके पास, ये अंडरस्टैंड करो। किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है क्या, उसके स्टैंडर्ड इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं क्या, इसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट क्या एप्लीकेबल होती है, ये अंडरस्टैंड करो। फिर आप उसके काम की एप्रोप्रिएटनेस को देखो, जिसमें हमने क्या देखा, वो 3 पॉइंट, रेलिवेंस, रीजनेबलनेस ऑफ, सबसे पहले कंक्लूजन एंड जो भी उसकी फाइंडिंग्स है, दूसरा रेलिवेंस रीजनेबलनेस ऑफ जो मेथड उसने यूज करे, अजम्पशन उसने ली, एंड रेलिवेंस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द सोर्स डाटा जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने यूज किया। ये आप अगर याद कर पा रहे हो तो ऐसे नंबर 500 से यही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? और इस पूरे कंसेप्ट में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता, जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं के ऊपर बनेगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिविटी का भी हो सकता है, जो अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से अगर 500 से क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ओनली दिस इज दी ओनली एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अनलेस इंस्टीट्यूट कुछ बहुत ही अनयूजुअल डालने का सोच रहा है तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो होगा नहीं। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए जब ऑडिट कंडक्ट कर रहा था एक कंपनी की, इसको हम बोलेंगे मिस्टर ए। कौन सी कंपनी की ऑडिट कर रहा है? ब्लैक माउंटेन माइनिंग लिमिटेड, इसको हम बोलेंगे BM लिमिटेड की वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, विच इज इन्वॉल्व इन फॉस्फेट माइनिंग। तो ये कंपनी कोई माइनिंग का काम करती है। उसने डिसाइड किया है कि मैं एक ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करूंगा टू असेस द इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज एंड साइट क्लीनअप कॉस्ट। सो इस कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज बुक करी हुई है, या फिर उसने साइट क्लीनअप कॉस्ट का जो भी खर्चा आने वाला है, जब ये अपना बिजनेस वगैरह बंद कर देगी, साइट को क्लीन करेगी, तो कुछ तो इसको खर्चा इनकर करना पड़ेगा, उसकी प्रोविजन इसने बुक करी होगी। तो उसको एसेस करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए ऑडिटर एक ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करने का सोच रहा है। तो जैसे आप एक ऑडिटर एक्सपर्ट पढ़ोगे तो आपका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? ऐसे नंबर 620 के ऊपर। क्वेश्चन आगे कहता है BM लिमिटेड रीअपॉइंटेड मिस्टर अमन। अच्छा, सो कंपनी ने रीअपॉइंट किया है मिस्टर अमन को एज द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर दिस टास्क। देखा बेटा,
इसने कहानी बदल दी। ऊपर ये ऑडिटर एक्सपर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी इस एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रही है, जो इनफैक्ट आई वुड से जो पर्सन इस एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा है, दैट इज योर कंपनी। तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, ये ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है। तो मिस्टर अमन इज योर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। किस पर्पस के लिए यूज किया होगा? डेफिनेटली ये जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट की कंप्यूटेशन मैनेजमेंट कर रही है, जो प्रोविजन बुक करी होगी फॉर दिस साइट क्लीनअप कॉस्ट, उसकी कंप्यूटेशन के लिए आप एक इस इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हो। ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का मतलब ये आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। जब भी आपको ये सर्विस लेनी पड़ती है तो आप इसको बाहर से अपॉइंट करते हो। तो ये बात क्या होगी? ये हो गया आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और जैसे आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये वर्ड सुनोगे तो आपका ध्यान कौन से स्टैंडर्ड के अंदर जाएगा? एसए नंबर 500 के अंदर जाएगा। फॉर द पास्ट 5 years द मैनेजमेंट हैज कंसिस्टेंटली रीअपॉइंटेड मिस्टर अमन। पिछले 5 सालों से आप इसी को अपॉइंट कर रहे हो। उसने कैलकुलेट किया इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज को फॉर बोथ कंप्लीटेड माइनिंग साइट एंड साइट शेड्यूल फॉर क्लोजर इन द नियर फ्यूचर। उन साइट को लेकर भी जो कंप्लीट हो चुकी है, जहां पे माइनिंग खत्म हो चुकी है और जहां पे माइनिंग फ्यूचर में खत्म होगी। प्लस क्योंकि अगर आप डेफिनेटली माइनिंग खत्म होगी जहां पे आपकी साइट थी, तो साइट को क्लीन अप करके जाओगे आप, इन्वायरमेंटल लो कहते हैं, तो जितना भी उधर खर्चा आएगा उसकी प्रोविजन की कॉम्पिटिशन के लिए भी मिस्टर अमन को ही इन्होंने अपॉइंट किया। तो मिस्टर अमन आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, जो ये सारे काम करके आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को देता है। जो भी असेसमेंट मिस्टर अमन ने करी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करी, उसको मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी मिस्टर ए मान लेते ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर है। आफ्टर परफॉर्मिंग द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, जब वो अपना काम कर रहा था उसने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी एंड मिस्टर ए को लगता है, ही इज ऑफ द ओपिनियन कि जो ऑब्जेक्टिविटी है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की कैन नॉट बी क्वेश्चनड। कहता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है ही नहीं, जस्ट बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एज देयर एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि वो आपका कोई एम्प्लॉय तो नहीं है ना, वो तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। Hence, there is no need to raise a question on the objectivity of Mr. Aman or on his work performed for the company. तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ऑडिट पार्टनर है, वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसको लगता है कि ऑडिट टीम को इवेलुएट करनी पड़ेगी इस एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को, विच इज इंगेज्ड बाय द एंटिटी। बेटा इंगेज्ड बाय द एंटिटी मतलब ये आपका एम्प्लॉय नहीं है, आप इसको बाहर से इंगेज कर रहे हो, irrespective of the fact that he was appointed as an independent expert. क्वेश्चन पूछ रहा है, गाइड द ऑडिट पार्टनर एंड मिस्टर ए, जो कि एंगेजमेंट टीम का मेंबर है, विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। की क्या इस सिचुएशन के अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को आपको टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ में आ गया कि यस, जो एंगेजमेंट पार्टनर कह रहे हैं, जो ऑडिट पार्टनर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होनी चाहिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, ये तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे आप अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करने का सोच रहे हो, अभी ये ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच में कहानी आई, लेकिन ऑडिटर एक्सपर्ट को इसने आगे खींचा नहीं। ठीक है, बस खाली उसने बोला कि उसको लगता है कि एक्सपर्ट लगेगा। तो जब उसने देखा कि मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट यूज किया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन वो बना रहा है, क्यों ना उसको ही मैं देख लूं, है ना। तो अगर आप एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के किए हुए काम को यूज करना चाहते हो अपनी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो आपको पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट तो करना पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है। तो ये बात तो ठीक है, ऐसे नंबर 500 ने बोला है कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट की CCO को टेस्ट करो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो आप इसकी ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो इतना सा नहीं लिखा हुआ है इसने, मतलब आप इतना सा लिख कर से समराइज नहीं कर सकते ना कि एंगेजमेंट पार्टनर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, फिर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसने इसके अंदर एथिक्स के पॉइंट डाले हुए हैं, जो हम चैप्टर नंबर 19 के अंदर पढ़ते हैं, वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे हैं। जैसे कि कहता है कि आपको ना एज पर ऐसे नंबर 500 आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा CCO, दैट इज कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिसकी वजह से थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आ सकता है ना। जैसे कि आप मुझे बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, ETC। अगर आपके इस इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का इसी क्लाइंट के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो यहाँ पे मुझे फेमिलियरिटी थ्रेट दिखाई दे रहा है। क्यों? पिछले 5 साल से आपकी कंपनी इसी को एक्सपर्ट अपॉइंट कर रही है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया। सो कहते हैं कि जब भी आपको थ्रेट दिखाई देगा, भले वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, क्या आपको सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे टू रिड्यूस दैट थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल या टू एलिमिनेट दैट थ्रेट। जहां पे थ्रेट एलिमिनेट हो सकता है आप एलिमिनेट कर दो, लेकिन जहां पे थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो सकता उसको आप एक्सेप्टेबल लेवल तक तो लेकर आओगे ना। इस लेवल तक तो लेकर आओगे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। मैं आपको आंसर ही बता रही हूं जो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, और ये सारा आंसर एथिक्स के पॉइंट है। ठीक है,
फिर उसके बाद कहता है अगर कंपनी का इंप्लॉई है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर इंप्लॉयमेंट के अंदर है तो इंटिमिडेशन थ्रेट ज्यादा रहेगा, ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी उसको इंटिमिडेट कर पा रही, कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसको इंगेज कर रहे हो तो वहां पे इंटिमिडेशन थ्रेट कम रहेगा। लेकिन अगर वो आपकी इंप्लॉयमेंट में है तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जैसे बाकी कंपनी के इंप्लॉई है वैसा ही ये रहेगा, तो मतलब उधर इंटिमिडेशन थ्रेट विल बी मोर। तो आपको ये सारी चीजें इवेल्युएट करनी तो पड़ेंगी ना। तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हो एज द मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो ऑब्जेक्टिविटी देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे मुझे फेमिलियरिटी थ्रेट दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिविटी तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इंगेजमेंट पार्टनर कह रहा है उसका व्यू इज करेक्ट। फिर लास्ट में आपको ये कंक्लूजन लिखनी है, मतलब बिगिनिंग में आप 500 की बात लिखोगे कि सीसीओ आपको टेस्ट करनी है, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे और बीच में प्रोफेशनल एथिक्स की कहानी लिखोगे। समझ में आ गया आपको? चलो अब इधर आ जाओ। इट सेज, मैं आंसर पढ़ रही हूं, दैट एज पर एसे नंबर 500 ऑडिट एविडेंस वेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस, जो मैंने आपको बताया कि जब ऑडिटर यूज करना चाह रहा है वो इन्फॉर्मेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस जिसको मैनेजमेंट ने बनाया है यूजिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा सीसीओ ऑफ दैट एक्सपर्ट। अच्छा, कितनी उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कितनी उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कितना उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यू विल कंसिडर सर्टेन फैक्टर इन दिस रिगार्ड। जैसे कि आप देखोगे यार, जिस एरिया में आप उसके एविडेंस यूज करना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉस्ट ईटीसी, तो ये एरिया पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, हैविंग रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क, यू विल इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। इसके बाद जो कहानी इसने लिखी, प्रोफेशनल एथिक्स की कहानी लिखी। कहता है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं दैट में थ्रेटन द ऑब्जेक्टिविटी। एग्जाम्पल, फिर इसने थ्रेट के नाम लिखे हैं, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ईटीसी। फिर आप सेफगार्ड अप्लाई करोगे टू रिड्यूस सच थ्रेट। ठीक है, अभी सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, मे बी क्रिएटेड आइदर बाय द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैनेजमेंट का प्रोफेशन ने कुछ रिक्वायरमेंट लगाई हुई है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के प्रोफेशन ने कुछ रिक्वायरमेंट लगाई हुई है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, या फिर और बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क एनवायरमेंट, जैसे कि अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जहां से भी जिस भी फर्म से वो आ रहा होगा, है ना, एक्चुअली की फर्म होगी तो एक्चुअली की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, अगर वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी सेफगार्ड हो सकते हैं, और जो भी फर्म है जहां से भी एक्चुअली आ रहा है उसका इंटरनल पॉलिसीज प्रोसीजर भी सेफगार्ड हो सकते हैं। ओके, ऑल्दो सेफगार्ड आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे, सारे सेफगार्ड आप एलिमिनेट, सारे के सारे थ्रेट आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे बाय अप्लाइंग द सेफगार्ड। ऑल सेफगार्ड कैन नॉट एलिमिनेट द थ्रेट टू द मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी, जैसे कि इसने क्या बोला, सच एज इंटिमिडेशन थ्रेट में बी ऑफ लेस सिग्निफिकेंस टू एन एक्सपर्ट एंगेज्ड बाय द एंटिटी। कहता है कि जहां पे एक्सपर्ट आप इंगेज कर रहे हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बाहर से लेकर आ रहे हो, वहां पे इंटिमिडेशन थ्रेट इतना रेलिवेंट नहीं, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी इंप्लॉयमेंट के अंदर नहीं है। Whereas अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट विच इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी, यहां पे इंटिमिडेशन थ्रेट विल बी मोर सिग्निफिकेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफगार्ड सच एज क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में बी ग्रेटर। तो यहां पे सेफगार्ड, अगर मैं बात करूं एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है तो वहां पे जिस भी फर्म से वो आ रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगी, तो वहां पे सेफगार्ड अच्छे होंगे। फिर आगे कहते हैं बिकॉज, हाँ, अगर आपकी कंपनी का इंप्लॉय मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो वहां पे तो हमेशा थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर पा रही है। सो इट सेज बिकॉज द थ्रेट ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी क्रिएटेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, an expert employed by the entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employee of the entity। कहता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपकी कंपनी का इंप्लॉई है तो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी हमेशा रहेगा, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कभी भी आपके बाकी इंप्लॉई से ज्यादा अच्छी हो नहीं सकती। जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो ना किसी भी एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी की, इट मे बी रेलिवेंट टू डिस्कस द मैनेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट एनी इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप जो उस एक्सपर्ट का आपकी एंटिटी के अंदर हो सकता है। ये बात कर रहा है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की, जैसे मैंने अभी बोला यार बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए उन इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के। एक मैंने आपको बता दिया, अगर इस इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट के अंदर तो, या फिर कोई बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप है, या फिर कोई और सर्विस भी दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कुछ सर्कमस्टांस है कि भले ही वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है बट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी तो यहाँ पे आ रहा है।
फिर इस करंट केस में क्या हुआ, इसने क्वेश्चन लिखा है और लास्ट में इसने कंक्लूजन लिखी है। ये जो पॉइंट है ये आपकी कंक्लूजन का जो हमने बताया। सो हेंस हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट टीम को इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ योर एक्सपर्ट जो एंटिटी ने अपॉइंट किया है, ये जानने के लिए कोई थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को तो समझोगे, बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप, ईटीसी, ये सारी चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी, right? An expert which is appointed by the entity cannot ordinarily be regarded as more likely to be objective than other employees of the entity. As a result, audit partner A is correct in his view. No बेटा, क्या ये इन्होंने ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये आप ऐसा मत लिखो, कुछ मत लिखो आप इधर। इन्होंने ऑडिट पार्टनर मिस्टर ए बोला, बट बल्कि ऑडिट पार्टनर कोई और है और मिस्टर ए एंगेजमेंट टीम का मेंबर है। यहाँ पे जिसका व्यू करेक्ट है वो है जो ये बात कह रहा है, एंड आई थिंक वो एंगेजमेंट पार्टनर है जो ये बात कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिविटी तो इवेल्युएट करनी पड़ेगी, उन सर्कमस्टांसेस को तो इवेल्युएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आ सकता है, भले ही आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज नॉट द एम्प्लॉई ऑफ योर एंटिटी बट इट इज एंगेज्ड बाय योर एंटिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर का स्ट्रक्चर देखो, प्रोफेशनल एथिक्स के पॉइंट लिखे हुए हैं बीच में। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट। We are now going to start with the revision of essay number 530 that is audit sampling. एग्जाम के परस्पेक्टिव से सीए फाइनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक खोल के देखोगे तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एंड अगर आप नीचे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जाओगे तो 2 क्वेश्चन वहां पे हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन मैं टेकअप करूंगी। ऑल्दो स्टडी मैट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी जो अलग से क्वेश्चन बैंक की लिस्ट अवेलेबल है एसएम के क्वेश्चंस की, वहां पे कवर हो चुके होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं है सच, तो मैं तीनों क्वेश्चन ही टेकअप कर लूंगी। लेकिन मैं फिर भी स्टैंडर्ड को रिवाइज कराना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चंस हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है और आपको हर एक मतलब 0.00% भी चांस नहीं छोड़ना है, तो फिर आपको ये रिवीजन देखनी चाहिए। और ये रिवीजन बहुत ही ब्रीफ रिवीजन होगी, मतलब इतना डिटेल के अंदर मैं सैम्पलिंग को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अगर आप अपना एसएम खोल के देखोगे ना तो उसके अंदर तो इंस्टीट्यूट ने सैम्पलिंग वाले कंसेप्ट को एक चार्ट के अंदर ही समराइज करके छोड़ दिया है ना। लेकिन वो क्वेश्चन तो ऐसा पूछ सकते हैं ना जहाँ पे आपको ये टेक्स्ट लगेगा, तो मेरी बुक के अंदर आपको स्टैंडर्ड तो सारे ही देखने को मिलेंगे, पूरा मैट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट स्टडी मैट के अलावा भी जितने स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कंप्लीटली नहीं अपने एसएम के अंदर लिखे हैं वो सारा मटेरियल भी बुक के अंदर है, तो बुक में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड आपको मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एसे नंबर 530 दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। अच्छा, पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको ये बात तो पता है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है वो 100% टेस्टिंग नहीं करता, और वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप इमेजिन करो आप एक रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो और रिलायंस कंपनी के अंदर कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। अगर मैं एक एरिया पकड़ लूँ ऑडिट का जो है सेल्स का एरिया, अभी साल में कितनी सेल्स होती होंगी वहां पे, मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ। क्या आपके लिए एज एन ऑडिटर पॉसिबल है कि आप सारी की सारी सेल्स के ट्रांजेक्शन को टेस्ट करो? नहीं, तो आपको सैम्पलिंग तो करनी पड़ती है ना। तो ये स्टैंडर्ड आपको यही बताएगा कि जब आप सैम्पलिंग का ये अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको अपने सैंपल साइज कैसे चूज करना है, सैंपल कैसे चूज करने हैं, सैंपल की डिजाइनिंग कैसे होगी, जो सैंपल के ऊपर आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे वहां से जो आपको एविडेंसेस मिलेंगे उनका आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे करोगे। तो ये सारी डिस्कशन ऐसे नंबर 530 के अंदर लिखी हुई है। मैं आपको एक ना बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट समझाऊंगी एंड वो कंसेप्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली कि सैंपलिंग काम कैसे करती है, फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मुझे 5 मिनट देनी पड़ेगी, ऑल्दो ये रिवीजन की क्लास है लेकिन ये इंट्रोडक्शन इतनी तो आपको देनी पड़ेगी। पहली बात, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि जो हम सैंपलिंग है वो हम टीओसी के लिए भी यूज कर सकते हैं और टीओडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहली बात समझ में आ रहा है? मतलब जब ऑडिटर टीओसी लगा रहा है, मतलब जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है फॉर टेस्टिंग दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, फॉर टेस्टिंग दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, तो भी वो सैंपलिंग कर सकते हैं यूज। एंड अगर आप टीओडी लगा रहे हो, टीओडी मतलब क्या, जैसे कि आप अपने टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो बेटा, यू आर परफॉर्मिंग योर टेस्ट ऑफ डिटेल, इनको आप सब्सटेंसिव चेकिंग कहते हैं, मतलब आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप सैंपलिंग का यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये रहेगा जब आप टीओसी परफॉर्म करोगे और आपको कोई एक्सेप्शन मिल जाती है ना, और जब आप टीओडी परफॉर्म कर रहे हो वहां पे कोई आपको एक्सेप्शन मिल जाती है, इनको नाम अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि टीओसी के केस में अगर आपको एक्सेप्शन मिली तो उसको आप कहते हो डेविएशन, और अगर आपको टीओडी के केस में एक्सेप्शन मिली तो आप उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मिस स्टेटमेंट।
उसको आप कहते हो मिस स्टेटमेंट। क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल हम असर्शन लेवल पे परफॉर्म करते हैं, असर्शन लेवल पे टेस्टिंग करने के लिए इन्हें परफॉर्म किया जाता है। इनका पर्पस ही क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो असर्शन मैनेजमेंट ने दी हुई है उनके अंदर गलतियों को ढूंढना। और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसा होना चाहिए था अगर वैसा नहीं हुआ उसको मैं एक्सेप्शन कह देती हूं। तो बेटा अगर आप टीओसी के लिए सैंपलिंग करते हो, मतलब एग्जांपल पकड़ेंगे, मान लेते हैं ये आपका परचेज का एरिया है, तो ये आपका एरिया कौन सा हो गया, परचेज का एरिया। यहां पे आपकी मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया हुआ है। कंट्रोल क्या है कि जितना भी आप परचेज करोगे, जितना भी परचेज आपके 10 लाख या उससे ऊपर का रहेगा, इसके रिलेशन में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के सीएफओ से। ऐसा एक कंट्रोल है। आप ये देखना चाहते हो कि क्या ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली या नहीं, तो डेफिनेटली आपने टीओसी परफॉर्म करा। अभी मेरा फोकस टीओसी के ऊपर नहीं जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि टीओसी कब परफॉर्म कर रही है ये डिस्कशन 330 में खत्म हो चुकी है। इधर मैं सैंपलिंग सिखा रही हूँ। आप कैसे करोगे, आप सुनना। आप ये देखोगे कि अब पूरे साल के अंदर, लेट्स अज्यूम फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, आप पूरे साल के अंदर ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहा था इफेक्टिवली या नहीं, ये जानना चाहते हो। अभी पूरे साल के अंदर तो ऐसी बहुत सारी परचेजेस हुई होंगी जो 10 लाख से ऊपर की हैं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप सारी की सारी परचेजेस के रिलेशन में ये चीज चेक करो? नहीं। तो आप यहाँ पे टीओसी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपने यूज कर लिया सैंपलिंग को। आपने क्या यूज कर लिया, सैंपलिंग को, और आपने सैंपल चूज किया। अभी कैसे चूज होगा, एक गाइडेंस 530 ने आपको प्रोवाइड कराई हुई है। ओके, तो आपने क्या बोला, मैं ऐसा करता हूं कि जितना भी मेरा मई का मंथ है, ठीक है, या फिर आपने कोई और मंथ बोल लिया कि मेरा सितंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, ईटीसी। अभी इधर जितना भी परचेजेस 10 लाख या उससे ऊपर का हुआ होगा, उधर अप्रूवल लिया गया या नहीं लिया गया ये टेस्ट कर लेता हूं। तो मतलब मैंने कंट्रोल एक सिलेक्टेड मंथ के अंदर टेस्ट करने का सोचा। सारे के सारे साल में नहीं देखा मैंने, एक एक दिन जो परचेज हुई वो नहीं देखा मैंने कुछ एक सैंपलिंग कर ली इधर। ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो सैंपलिंग होगी ऐसे होगी, वो गाइडेंस हम पढ़ेंगे, तब जाके 530 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपने इसकी टेस्टिंग करना, इधर शुरू करते हैं। मैं मान लेती हूं कि आपने ये 100% ही टेस्टिंग करना चाहा कि मई में जितना भी 10 लाख या उससे ऊपर का परचेजेस हुआ मैं सबकी टेस्टिंग करूंगा। इधर भी आप चूज कर सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, यहां पे रिजल्ट निकल के आया आपका, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। तो आपको पता लगा कि यार मंथ जो मई है उसमें जितना भी 10 लाख या उससे ऊपर का परचेजेस हुआ था, वो टोटल परचेजेस पता कितना था, 10 लाख से ऊपर वाला वो था, मान लेते हैं 100। अभी 100 में से कितने में आपको गलतियां मिली, 100 में से आपको कितने में गलतियां मिली ये देख लोगे। फिर ऐसे आप बोलोगे यार यहाँ पे जितना परचेजेस हुआ उसमें से कितनी गलतियां मिली, यहाँ पे आपको कितनी गलतियां मिली। तो आप ऐसे सैंपलिंग कर रहे हो। तो आपने, अगर मैं कह दूं कि पूरे कितने महीने हैं बेटा, पूरे आपके हैं 12 महीने, समझ में आ रहा है? तो 12 महीनों में कितनी आपकी परचेज की ट्रांजेक्शन हुई वो निकाल लो। आर यू गेटिंग मी? यस। और कितना आपने टेस्ट किया वो निकाल लो। उधर आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या आपको डेविएशन मिली वो निकाल लो। मैं मान लेती हूँ जितना भी आपने आइटम इधर टेस्ट किया, वो जितने परचेजेस के रिलेशन में आपने कंट्रोल की टेस्टिंग करी वो है 1000। उसमें से जो आपको एक्सेप्शन मिली, क्योंकि आप टीओसी परफॉर्म कर रहे हो, इसको मैं बोल देती हूँ दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ऐसी परचेजेस जो 10 लाख से ऊपर की हुई थी, आउट ऑफ 1000 आपको 100 ऐसी परचेजेस मिली जिसमें अप्रूवल नहीं दिया गया था। तो क्या आपको एक रेट ऑफ डेविएशन मिल जाएगा इधर से? यस। तो ये कितना निकल के आ रहा है बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में योर 100। तो ये मेरा निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से 10%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे साल के अंदर 12 महीनों में जितनी भी आपकी 10 लाख से ऊपर की परचेजेस हुई होंगी, मान लेते हैं वो 5000, उसके अंदर कितना गलतियां रहा होगा आपका, मतलब गलती इज नॉट द राइट वर्ड, डेविएशन रहा होगा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 5000 का 10% इज 500। क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन करना। तो देखो आपको जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, यहां पे मैं एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हूं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, वो तो 12 महीने के लिए करने हैं, बट आपने सैंपलिंग करके 3 महीने चूज कर लिए। वहां पे जितने भी आइटम की आपने टेस्टिंग करी, उधर से जो रिजल्ट मिला वहां से आपने एक रेट निकाला और उस रेट को आपने अप्लाई कर दिया पूरी पॉपुलेशन के अंदर। फिर आपको जो एविडेंसेस मिल गए वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर मिल गए। दिस इज हाउ द सैंपलिंग वर्क। ये सेम प्रोसेस आप टीओडी के लिए भी फॉलो कर सकते हो, सेम प्रोसेस। यस, जैसे कि अगर मैं बात करूं,
ये आपका एक आइटम है, टीओडी के लिए ये ऐसे चलेगा, सुना ध्यान से। ये आपका एक आइटम है बेटा, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे डेटर्स है। तो आप डेटर्स टोटल कितने थे? 100 थे, मैं नंबर्स में बात कर रही हूँ। और इनका बैलेंस कितना बनता था? मान लेते 10 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे सैम्पलिंग यूज करना चाहते हो, है ना, इनकी वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस वगैरह को कंफर्म करने के लिए। लेट्स से कि आप इनके अमाउंट को टेस्ट करने के लिए यू वांट टू यूज द सैम्पलिंग। तो आप क्या कह रहे हो? मैं कंफर्मेशन भेजूंगा, एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं मैं। बट कंफर्मेशन आप 100 डेटर को नहीं भेज रहे, यहां से आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो आपने 100 में से चूज कर लिया मैं 50 को भेजूंगा, बट मैम कौन से 50 और 50 ही क्यों चूज किया? ये डिस्कशन 530 के अंदर है, ठीक है। तो आपने 50 को भेजी, अभी 50 में से जितनों के अंदर आपको डेविएशन मिली, डेविएशन वर्ड यूज करेंगे या मैं यूज करूंगी यहाँ पे मिस स्टेटमेंट, उसे मिस स्टेटमेंट कहा जाएगा। सामने से कंफर्मेशन आई, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आया होगा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स से जो आपको इधर एक्सेप्शन मिल रही है, आपने उसको फर्दर इवेल्युएट किया होगा, तो आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई। तो 100 में से जितनों के अंदर आपको मिस स्टेटमेंट मिली, उसकी प्रोजेक्शन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कर दोगे। अगर मैं ये कहूं कि आपने 100 डेटर में से मान लेते हैं कि आपने जो कंफर्मेशन भेजी, वो कंफर्मेशन कितने लोगों को भेजी? 50 को आपने कंफर्मेशन भेजी। तो 50 में से अगर आपको गलती मिली 10, तो आप बोलोगे अगर मैं 100 की टेस्टिंग करता तो कितनों की अंदर मुझे गलती मिलती। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब टीओसी के केस में आप प्रोजेक्शन कर रहे हो तब चीजें सिंपल रहती है, और जब आप टीओडी के केस में प्रोजेक्शन कर रहे हो तो प्रोजेक्शन डायरेक्टली नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि देखो, जब आप मिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे अमाउंट आपका अलग अलग हो सकता है, मतलब डेटर का अमाउंट तो वेरी कर सकता है ना उधर, तो प्रोजेक्शन इधर ऐसा नहीं चलता है। ये आपको समझाने के लिए मैं बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर मैं टीओसी के केस में बात करूँ, जो मेरा रेट ऑफ डेविएशन होता है ना, रेट ऑफ डेविएशन जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया 10%, वही मेरा प्रोजेक्शन का रेट भी होता है। और तभी मैंने सिंपली क्या किया, रेट निकाल के इधर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन के ऊपर, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मैंने आपको करके ऐसे बता दिया है, बट ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इधर आइटम में किस आइटम में रिस्क कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे किसी का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको प्रोजेक्शन आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा, आपके सिलेबस में इतना डीप के अंदर डिस्कशन नहीं कि प्रोजेक्शन आप न्यूमेरिकली जाके कैसे करोगे, और वो रिवीजन में बता पाना पॉसिबल भी नहीं है। बट आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी सी लाइन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर प्रोजेक्शन वाले पॉइंट में, जो आपको बाद में जाके काम आएगी एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपने एक बार फटाफट 530 के अंदर आ जाओ। तो इसने पहले मीनिंग बताया ऑडिट सैंपलिंग का, ये आपको पता है, मैं इसको रीड भी नहीं करूंगी। जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को 100% पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं करते, लेस देन 100% पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हो, उसको आप कहते हो ऑडिट सैंपलिंग। जैसे कि मेरी पॉपुलेशन डेटर की पॉपुलेशन थी, मैंने डेटर की पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ डेटर कितने थे? 100, मैंने 100 के ऊपर कंफर्मेशन नहीं परफॉर्म करी, मैंने 50 के ऊपर कंफर्मेशन परफॉर्म करी। दिस इज कॉल्ड योर सैंपलिंग। और ये 50 के ऊपर जब मैं कंफर्मेशन परफॉर्म कर रहा हूं, जब मैं 100 में से 50 चूज कर रहा हूं, हर एक डेटर का इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिट सैंपलिंग। ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, ये भी आपको रीड करना है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो सैंपलिंग को यूज करेगा ना अपना काम करने के लिए, तो वो ऐसा सैंपल चूज करे कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाए, है ना। मतलब देखो, अगर आप कंफर्मेशन मंगवा रहे हो और उसके लिए आपने सैंपलिंग यूज करे, तो वहां से आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि डेटा के अंदर गलतियां है या नहीं गलतियां है। सो इट सेज ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो सैंपलिंग को यूज करेगा, कि उसको एक रीजनेबल बेसिस मिले जहां से वो कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन जहां से उसने सैंपल निकाला है। तो भले ही मैंने 100 में से 50 की टेस्टिंग करी, बट कंफर्ट तो मेरे को किसके ऊपर मिलेगा? 100 के ऊपर मिलेगा। प्रोजेक्शन कर दूंगा ना मैं उस रिजल्ट की ऑन द इंटायर पॉपुलेशन। ये भी आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना। स्कोप भी आप रीड करोगे, आपको स्टैंडर्ड लर्न करना ही नहीं है बेटा। मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और एक आधा क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, तो कुछ कंसेप्ट तो हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। स्कोप क्या है? स्कोप कहता है कि स्टैंडर्ड तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब ऑडिटर ने डिसाइड किया कि अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, ही इज गोइंग टू यूज द ऑडिट सैंपलिंग। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली ऑडिटर को बताएगा कि कैसे तुम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, दो मेथड होते हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इनको कैसे यूज करोगे जब तुम डिजाइन करोगे, सेलेक्ट करोगे ऑडिट सैंपल। मतलब ये स्टैंडर्ड ही गाइडेंस बताएगा आपको
कि कैसे आप सैंपल को चूज करोगे, ठीक है, कैसे आप सैंपल को डिजाइन करोगे, सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन करोगे व्हाइल परफॉर्मिंग द टीओसी टीओडी, एंड जब आपको सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा उसके रिजल्ट की इवेल्युएशन भी आपको कैसे करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रोजेक्शन भी तो करनी पड़ेगी। तो ये सारी डिस्कशन स्टैंडर्ड के स्कोप के अंदर है कि सैंपल चूज कैसे होगा, ठीक है, सैंपल डिजाइन कैसे होगा, टीओसी के लिए सैंपलिंग कैसे यूज करोगे, टीओडी के लिए सैंपलिंग कैसे यूज करोगे, सैंपल से जो रिजल्ट आया उसकी इवेल्युएशन कैसे करोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। 500 और 530 जुड़े हुए हैं स्टैंडर्ड। आगे चलेंगे, देखो अब इसने सैंपलिंग की प्रोसेस बताना शुरू किया कि सबसे पहले आपको सैंपल को डिजाइन करना पड़ेगा। कुछ कंसिडरेशन आप लेते हो जब आप सैंपल को डिजाइन करते हो। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि फाइनल लेवल पे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सैंपल को यूज करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ एज एन ऑडिटर, तो ये कुछ कंसिडरेशन है जो मुझे लेनी पड़ेगी जब मैं अपने सैंपल डिजाइन कर रहा हूँ। जैसे कि यू विल कंसिडर द पर्पस टू बी अचीव्ड। अगर आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने का सोचते हो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वो प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने बोला कि मुझे कंफर्मेशन भेजनी है, तो आप पहले ये देखो व्हाट इज द पर्पस यू आर गोइंग टू अचीव विद सेंडिंग द कंफर्मेशन। किस असर्शन के ऊपर आप कंफर्ट लेना चाह रहे हो। सो यू विल कंसीडर कि क्या पर्पस है जो आप अचीव करना चाह रहे हो, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जहां से आपको वो बेस्ट वो प्रोसीजर कौन सा होगा जहां से आपको वो कंफर्ट मिल जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस, जैसे कि आप ये कहते हो मुझे एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेना है, ठीक है, आप कंफर्मेशन भेज दो, है ना। जैसे इन्वेंटरी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेना, बेस्ट प्रोसीजर क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, ऐसा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको पर्पस क्या अचीव करनी है, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोसीजर आपको पर्पस अचीव करके देगा। तो मतलब आपको किस असर्शन के ऊपर कंफर्ट चाहिए ये अंडरस्टैंड करो, और किस प्रोसीजर से आपको उस असर्शन के रिलेशन में एविडेंस मिल जाएंगे ये आप अंडरस्टैंड करो। किस टाइप के आपको एविडेंस चाहिए? नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज सॉट एंड पॉसिबल डेविएशन और मिस स्टेटमेंट कंडीशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू दैट ऑडिट एविडेंस will assist the auditor in defining first what constitute a deviation or a misstatement and what population to use for the sampling। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सैंपलिंग को करने के लिए गलत पॉपुलेशन को यूज कर लिया तो सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत होगा। तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि यार मुझे जो ऑडिट एविडेंसेस चाहिए उनका नेचर क्या है ना, उसके अंदर रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, अगर आप टीओडी के लिए सैंपल यूज कर रहे हो तो, और अगर आप टीओसी के लिए सैंपल यूज कर रहे हो तो डेविएशन का रेट कितना है। अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू डिजाइन योर सैंपल। देखो डिजाइनिंग का मतलब क्या होगा, मेरा सैंपल का साइज कितना रहेगा, ये सारी चीजें, पॉपुलेशन कौन सी यूज करूं। तो इसने 500 की बात यहाँ पे रिलेट किया कि 500 आपको कहता है दैट यू हैव टू कलेक्ट दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आप तभी कलेक्ट कर पाओगे जब आप पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो रिलायबल है और वो कंप्लीट है। अगर मैं कह दूं डेटर की पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं है, डेटर की पॉपुलेशन के अंदर गलतियां है, डेटर की पॉपुलेशन के ऊपर मतलब डेटर के एरिया में मैनेजमेंट ने कंट्रोल नहीं लगाए, तो आप ये बोलोगे ना कि अगर मैं डेटर के ऊपर कोई भी काम करूंगा अल्टीमेटली वो मेरे को रिजल्ट जो मिलेंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। आगे चलो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसने दो हिस्सों में बांटा है इसको। क्या पॉपुलेशन के फीचर आपको समझने पड़ेंगे। सी आपको एक समझना पड़ेगा कि अगर आपने पॉपुलेशन के फीचर नहीं समझे, पॉपुलेशन की गलत इंटरप्रिटेशन करी, या पॉपुलेशन आप जो चूज कर रहे हो फॉर ड्रॉइंग द सैंपल, पॉपुलेशन क्या जिस भी आइटम की आप टेस्टिंग कर रहे हो उसके अंदर सारी यूनिट को मिला के आप कहते हो पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मुझे डेटर की टेस्टिंग करनी है और डेटर के लिए मैं सैंपलिंग कर रहा हूं यूज, तो डेटर में जितनी आपके टोटल नंबर ऑफ डेटर है वो आपकी पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। सो पॉपुलेशन की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करनी पड़ती हैं, फीचर देखना पड़ता है, होमोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है। अभी अगर मैं डेटर की बात करूं, कितने अमाउंट के इसके अंदर डेटर है, आप कहते हो यार सारे डेटर एक ही अमाउंट के हैं, एक जैसे जैसे अमाउंट के, ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, अच्छा बात है, वहां भी सैंपल बड़ा अच्छा निकल के आएगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग अमाउंट के डेटर है, तो अभी हम आगे जाके मैं वो कोट नहीं कर रही हूँ आपके सैंपल की कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सैंपलिंग कर सकते हैं, बट टेक्निक है हमारी नीचे जाके, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन ईटीसी। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो इट सेज जब आप कंसीडर कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द टीओसी, क्योंकि आप सैंपलिंग टीओसी के लिए भी कर सकते हो, या आप कंसीडर कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द टीओडी, आप सैंपलिंग टीओडी के लिए भी कर सकते हो। सो आप क्या कंसीडर करोगे, कहते हैं कि अगर आप सैंपलिंग यूज कर रहे हो फॉर द टीओसी
ऑडिटर विल मेक एन असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कि आपको कितने % चांस ऐसा लगता है कि कंट्रोल विल नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, based upon the auditor understanding of the relevant control or on the examination of small number of the items from the population। ये हमें पता है भाई, हमें पता है जब हमने 315 लगाया होगा तो हमने कंट्रोल की डिजाइनिंग को समझा होगा। सो बेस्ड अपॉन दैट अंडरस्टैंडिंग, या अगर मैंने छोटी मोटी टेस्टिंग करके देख लिया है, उसके बेसिस पे जो मुझे रिजल्ट मिले, मुझे क्या लगता है कि कंट्रोल कितने अच्छे से चल रहे होंगे, सो आई विल फर्स्ट कंसिडर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ये क्यों करी जाती है? ताकि आप डिजाइन कर पाओ अपना ऑडिट सैंपल और सैंपल का साइज डिसाइड कर पाओ। अगर आपने जब डिजाइनिंग समझी 315 लगाया, या आपने कुछ छोटी मोटी कंट्रोल की टेस्टिंग करके देखी, तब आपको पता लगा यार यहाँ पे तो कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई था, तो आप जब टीओसी परफॉर्म करोगे, सैंपलिंग यूज करोगे, तो सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा रखोगे, क्योंकि रिस्क बढ़ गया ना, तो यहाँ पे सैंपल का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, जब आप टीओडी परफॉर्म कर रहे हो, यहां पे भी आप असेसमेंट करते हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन की। बेटा इसको आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कह सकते हो। सो अगर रिस्क ज्यादा है तो कई बार आप सोचते हो कि 100% एग्जामिनेशन करना ही सही होगा, या फिर आप सोचते हो सैंपल साइज बढ़ा देता हूं, और यूज ऑफ लार्ज सैंपल साइज में बी एप्रोप्रिएट व्हेन परफॉर्मिंग द टीओडी। सो आप ना ये देखो पहले, अगर टीओसी परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना है, इतना ये ध्यान में रखना है तुम्हें। और टीओडी के लिए अगर तुम सैंपलिंग यूज कर रहे हो, तो ध्यान में रखो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है, उससे अफेक्ट होता है आपके सैंपल का डिजाइनिंग, आपके सैंपल का साइज। आगे चलेंगे, इसने अलग अलग मेथड बोल लिए बेटा, जैसे कि एक इसने मेथड बोला है स्ट्रैटिफिकेशन, ये नीचे भी आएगा है ना। एक इन्होंने मेथड बोला है आपका वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। आप ऐसे सैंपल को चूज कर सकते हो। देखना स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन में जनरली आप इसको होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए नहीं, आप इसको हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन के लिए यूज करते हो। जब पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप इसमें क्या करते हो, आप ना जो डिफरेंट अमाउंट की पॉपुलेशन है उसको आप ग्रुप में बना देते हो, हैविंग द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको ना ऐसे मत समझो, नीचे ना एग्जांपल है स्ट्रैटिफिकेशन का, उसी से हम पिकअप करेंगे। देखो मान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस है आपके पास, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन समझा रही हूं। डेटर का बैलेंस है, अभी डेटर के बैलेंस में आपके जो बैलेंस है वो कुछ ऐसे है, 0 से लेकर आपका बनता है 15 लाख तक का। मतलब आपके डेटर के बैलेंस में 0 तो नहीं, चलो 1 रुपए का बैलेंस भी आ रहा है, किसी का 10 का भी आ रहा है, 50 का भी आ रहा है, 100 का भी आ रहा है, 1 लाख का भी आ रहा है, 2 लाख का भी आ रहा है, 15 लाख का भी आ रहा है। अब आपको मैं अगर कह दूं इधर से तू सैंपल उठा, इधर से तू सैंपल उठा, अभी आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बड़े आइटम की टेस्टिंग करूं या छोटे आइटम की टेस्टिंग करूं, और छोटे आइटम की टेस्टिंग नहीं करा मैंने और छोटे आइटम में गलतियां रहेगी तो, आर यू गेटिंग मी? सो यू विल बी कंफ्यूज्ड हियर। सो अभी आपका अप्रोच क्या रहेगा, मैम अगर इस पॉपुलेशन के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, क्यों ना मैं इस पॉपुलेशन के अंदर थोड़ी सी वेरिएबिलिटी कम कर दूं, तो ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं आपके लिए ग्रुप बना के दे दूं तो चीजें आसान हो जाएंगी। यस, तो आपने क्या किया, ये जो हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन है जिसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको आपने बांट दिया। इसको आपने क्या किया, बांट दिया, आपने ग्रुप बना दिए बेटा। मान लेते आपने ग्रुप बना दिए 4, 1 2 3 4, इनफैक्ट इन्होंने 5 ग्रुप बनाए। चलो ग्रुप इन्होंने क्या बनाए कि देखो जितना 2,25,000 से नीचे नीचे का बैलेंस है ना, वो एक ग्रुप में रखेंगे, जितना 2,25,000 एक से लेकर 5,50,000 का बैलेंस है वो एक ग्रुप में आएगा। मतलब वो डेटर सारे इधर आ जाएंगे, जितने डेटर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इन दिस रेंज, मतलब 5,50,000 से ऊपर और अप टू 7,75,000, उसको ग्रुप नंबर 3 में डालेंगे। फिर हमने एक और ग्रुप बना दिया और एक 5वां ग्रुप बना दिया कि जितने भी बड़े बड़े डेटर्स का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 लाख से ज्यादा का है, उनका हमने ग्रुप अलग बना दिया। तो अभी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी कम होगी, बट मैं इधर से फिर मेरे को सैंपल मैंने कैसे चूज किया एग्जैक्टली। अभी आप सुनो, ये जो ग्रुप बने इनको हमने बोल दिया, हर एक ग्रुप को स्टार्टअप। क्या बोल दिया, ये टेक्निकल टर्म है, इसको समझो, इनको हमने बोल दिया स्टार्टअप। और इस ग्रुप के अंदर जितने भी डेटा आ रहे हैं, हर एक यूनिट को हमने बोल दिया स्टार्टा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। और सुनो अभी कैसे होगी सैंपलिंग, तो आप मुझे बताओ, बीइंग एन ऑडिटर सबसे ज्यादा अमाउंट कहां पे है आउटस्टैंडिंग डेटर का, इधर 10 लाख से ऊपर ऊपर जितने भी लोगों का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो इधर रिस्क ज्यादा है।
एक तरीके से आपका एक्सपोजर ज्यादा है, तो ऑडिटर ने सोचा इधर तो मैं 100% टेस्टिंग करूंगा, है ना, यहां पे मैं मान लेते हैं 40% टेस्टिंग करूंगा, इधर मैं 30% टेस्टिंग करूंगा, यहां पे मैं 20% टेस्टिंग करूंगा, यहां पे मैं 10% टेस्टिंग करूंगा। इसका मतलब ये है बेटा, ये आपने अपना सैंपल साइज चूज कर लिया। मतलब अगर मैं मान लूं ये वाला जो ग्रुप है 0 से लेकर 2,25,000 रुपए जिनके आउटस्टैंडिंग है, इस ग्रुप में जो डेटर आ रहे हैं, मैं मान लेती हूँ इसमें 100 नंबर हैं डेटर्स के, 100 लोग हैं टोटल, तो उसमें से आप 100 की टेस्टिंग नहीं करे, उसमें से आप 10% ही टेस्ट करोगे, सिर्फ 10 डेटर इसमें से चूज करके टेस्ट करोगे। बट मैम 10 कौन से, वो तो सैंपल सिलेक्शन में चला जाएगा ना। अभी तो मैं स्ट्रक्चर समझा रही तुम्हें सैंपल का, अभी 10 कौन से वो अलग स्टेप की डिस्कशन है, बट आपको ये समझ में आया? यस। ऐसे ही आपने इधर डिसाइड कर लिया कि जितना भी इधर नंबर ऑफ डेटर आ रहे होंगे ना, उसमें से खाली 20% टेस्ट करूंगा। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे भी 100 आ रहे हैं, तो इसमें से 20% टेस्ट करोगे, मतलब 20 डेटर की टेस्टिंग करोगे। अच्छा, फिर आगे ऐसे ही यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40% और यहाँ पे 100%। फिर मैम इधर प्रोजेक्शन कैसे होगी? प्रोजेक्शन भी ग्रुप वाइज होगी। मतलब आप ये बोलोगे कि इधर फर्स्ट ग्रुप के अंदर टोटल 100 डेटर थे, मैंने 10 की टेस्टिंग करी, तो 10 की टेस्टिंग करने पे कितनी गलतियां मिली? अगर मैं 100 की टेस्टिंग करता तो कितनी गलतियां मिलती? बट आपको ध्यान में रखना, ये सिर्फ मैं बात कर रही हूं ऐसे, टीओडी के केस में आपका ऐसे नहीं होता है प्रोजेक्शन डायरेक्टली, बट आपको समझने के लिए चीजें ऐसे रखनी पड़ेंगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। तो ऐसे आप प्रोजेक्शन करोगे। ओ, तो प्रोजेक्शन भी ग्रुप वाइज होगी। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। आप ना एक बार ऊपर आ जाओ, वापिस से जो अभी हम पढ़ रहे थे, इधर आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं सी फाइनल लेवल पे, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखना, स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू वेरियस सब पॉपुलेशन। आपने ग्रुप बना दिए, पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में बांट दिया, एंड हर एक पॉपुलेशन जो आपने बांटी उनकी कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। हर एक सब पॉपुलेशन को हमने क्या बोला? स्टार्टम। हर एक ग्रुप को क्या बोला? स्टार्टम। और उस स्टार्टम के अंदर जो यूनिट आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टार्टा। ऑब्जेक्टिव क्या बेटा? वेरिएबिलिटी को कम करना, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी थी, तो आपने उसकी वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप बना दिए। ऑडिट एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जितना भी ज्यादा जो 10 लाख से ऊपर के बैलेंस थे वहां पे आप अपना एफर्ट ज्यादा फोकस करोगे। तो कहता है ऑडिट एफिशिएंसी में बी इंप्रूव्ड इफ द ऑडिटर स्ट्रैटिफाइज द पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू वेरियस सब पॉपुलेशन। अभी रिजल्ट जो आएंगे ऑडिट प्रोसीजर के, जो आप देखो, आप क्या करोगे, समझो ये प्रोसेस समझो, नीचे आ जाओ वापस से। अब आप क्या करोगे? अभी आपने बोले यार मुझे 100 में से 10 की टेस्टिंग करनी है, मतलब अगर आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करने का सोच रहे थे वो कन्फर्मेशन है, तो कन्फर्मेशन आप 100 को नहीं भेजोगे, 10 को भेजोगे। तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसने वही लिखा हुआ है कि अब जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो वो रिजल्ट की प्रोजेक्शन बेटा वो स्टार्टअप वाइज होगी। तो कहना ये एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो कंफर्मेशन आपने 100 में से 10 को भेजी, उधर से जो रिजल्ट आए वो आप अप्लाई करोगे स्टार्टअप वाइज, एंड दे कैन बी ओनली प्रोजेक्टेड टू द आइटम दैट मेक अप दैट स्टार्टअप। तो ग्रुप वाइज आप प्रोजेक्शन करोगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर आप उनका कंबाइंड इफेक्ट देख लोगे, सारे स्टार्टअप का मिला के कितना क्या बन रहा है, फिर ऐसे आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कंफर्ट ले पाओगे। आगे चलेंगे। वैल्यू एडेड सिलेक्शन में क्या होता है? वैल्यू एडेड सिलेक्शन में आपका फोकस होता है मॉनेटरी अमाउंट के ऊपर, और आप ज्यादातर उन्हीं आइटम के ऊपर ज्यादा ऑडिट एफर्ट लगाते हो जो लार्जर वैल्यू के आइटम है। तो मतलब इधर जो तुम सैंपल वगैरह चूज करोगे ना, वो वेट के हिसाब से करोगे, उधर मॉनेटरी अमाउंट जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा वेट दोगे, ऐसा। अच्छा, सैंपल साइज। अभी सैंपल साइज का मतलब क्या हुआ? अभी आपने डिसाइड कैसे किया 10% की टेस्टिंग करूंगा मैं, 100 में से 10 की टेस्टिंग करूंगा या 20% की टेस्टिंग करूंगा, दिस इज कॉल्ड सैंपल साइज। तो बेटा सैंपल साइज ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, बट आपको सैंपल साइज इतना रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो आपका ऑडिट रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए, क्योंकि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैंपल साइज भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर सैंपल साइज अफेक्ट करता है, यहां से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए उन फैक्टर्स के जिन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है सैंपल साइज, अगर आप टीओसी परफॉर्म कर रहे हो एंड अगर आप टीओडी परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम्पल दिए हुए उन फैक्टर्स से जिन फैक्टर से आपका सैंपल साइज अफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? चलो देखना, कहता है ऑडिटर शेल डिटरमाइन ए सैंपल साइज। क्या आपको इतना सैंपल साइज डिटरमाइन करना पड़ेगा?
अल्टीमेटली आपका सैम्पलिंग रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। नाउ व्हाट इज अ सैम्पलिंग रिस्क? देखो सैम्पलिंग रिस्क मैंने ऑडिट रिस्क वर्ड यूज किया, बट सैम्पलिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद ऑडिट रिस्क ओनली। समझो सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग रिस्क इज अ रिस्क कि अगर मैं अपने प्रोसीजर को सैंपल के ऊपर परफॉर्म ना करके 100% पॉपुलेशन के ऊपर परफॉर्म करूं तो मेरे रिजल्ट अलग होंगे, सिंपल एज दैट। तो अगर मैं 100 में से 10 आइटम की टेस्टिंग ना करके कंफर्मेशन 10 को ना भेज के अगर 100 को भेजता, जो रिस्क है कि मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलते, दैट रिस्क इज योर सैम्पलिंग रिस्क। और जब आप सैम्पलिंग यूज करोगे ये रिस्क कभी भी जीरो हो नहीं सकता। कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि अगर आपने 100 में से 10 ही टेस्ट करे तो 10 के ऊपर तो आपको श्योरिटी होगी कि गलती है या नहीं है, लेकिन 90 जो टेस्ट नहीं कर पाए, जो आप 10 के बेसिस पे 90 की कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसके अंदर तो ऐसी गलतियां हो सकती है जिसको आप नहीं ढूंढ पाओगे। यस, दैट इज सैम्पलिंग रिस्क। तो अगर मुझे सैम्पलिंग रिस्क को कम करना है तो मुझे सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? कहता है आप अपना सैंपल का साइज इतना रखो कि सैंपलिंग रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रहना चाहिए, कि अल्टीमेटली जो आपका ऑडिट रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रहे। तो लेवल ऑफ द सैंपलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अफेक्ट द सैंपल साइज। मैंने बता दिया, जितना ज्यादा रिस्क आप लेने के लिए कैपेबल हो, जितना ज्यादा सैंपलिंग रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, उससे आपका सैंपल साइज अफेक्ट होता है। सो अगर आप सैंपलिंग रिस्क ज्यादा है तो फिर ऑटोमेटिकली देखो, अगर आपको सैंपलिंग रिस्क कम करना है तो आप अपने सैंपल का साइज बढ़ा दोगे। ये सीन है इधर। सैंपल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल बेस्ड फॉर्मूला। अभी सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट नीचे मेथड दिए हुए हैं, तो आप सैंपल साइज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करके डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई जैसे कि सैंपल साइज आप किसी फॉर्मूला होते हैं स्टैट के, उनको यूज करके डिटरमाइन कर सकते हो कंसीडरिंग जैसे कि रिस्क कितना है, ये आपने एक फैक्टर देख लिया, पॉपुलेशन के अंदर आइटम कितने हैं ये देख लिया, तो उसकी बेसिस पे आपने सैंपल साइज डिसाइड कर लिया। या फिर आप अपनी जजमेंट को यूज कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके यू कैन डिटरमाइन द सैंपल साइज। तो मैंने क्या बोला, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर हुआ, सैंपल साइज क्या रहेगा। अच्छा, इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दिए हुए, अगर आप टीओसी परफॉर्म करो बेटा और आप सोच रहे हो कि मेरा सैंपल साइज कितना रहना चाहिए, तो इन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। ये एग्जांपल्स हैं, तो इसमें से एमसीक्यू आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप ही जवाब दे दोगे, अगर रिस्क आपका बढ़ गया है तो आप मुझे बताओ सैंपल साइज बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगे। सो ऑडिटर विल इंक्रीज द सैंपल साइज। इफ देयर इज इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ज्यादा सहन करने के लिए रेडी हो एक्सेप्शन को, तो सैंपल साइज बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करोगे, डिक्रीज द सैंपल साइज, क्योंकि आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना रिस्क से। ओके, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बढ़ गया है, ज्यादा चांसेस है कि कंट्रोल विल नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो रिस्क बढ़ गया है। यस, तो फिर आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, यू विल इंक्रीज द सैंपल साइज। ऑडिटर इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को बहुत अच्छा एविडेंस चाहिए, तो बहुत अच्छे एविडेंस चाहिए तो सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सो ऑडिटर विल इंक्रीज दी सैंपल साइज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट कहता है कि देखो, अगर आप सैंपलिंग यूनिट बढ़ा देते हो एक पॉपुलेशन के अंदर, पहले 10,000 यूनिट थे एक पॉपुलेशन में, अभी 1 लाख हो गई है, उससे सैंपल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अरे क्योंकि आप वो जो प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हो वो तो एक जैसा ही फॉलो कर रहे हो ना, तो उससे कोई सैंपल साइज के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। An increase in the number of sampling unit in the population will be negligible effect on the sample size. थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि जितने प्रपोर्शन से मेरी सैंपलिंग यूनिट पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रही है, उतने प्रपोर्शन से मेरा सैंपल का साइज नहीं बढ़ेगा। देखो, बहुत टेक्निकल स्टैंडर्ड आपको ये लग सकता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो, और अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो ये डिस्कशन कुछ भी नहीं है। तो ये आपका फिर आउटलुक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाऊं। ऑल्दो यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर अवेलेबल है, आई थिंक नवंबर 2023 का, वो 2 घंटे का एक लेक्चर अवेलेबल होगा, वहां पे आप जाके इसको समझ सकते हो। तो वहां पे ज्यादा डिटेल के अंदर ये डिस्कशन है। तो अभी मेरा पर्सपेक्टिव इतना है कि आपको वो चीजें सिखाई जाए कि जहां से आपको ये कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो। ऑल्दो ये ब्रीफ रिवीजन है, उसमें भी 32 मिनट लग गई है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे के सिर से ऊपर टप रही हैं बातें, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट नहीं आते बेटा। आई एम सो सॉरी टू से दिस टू यू। ओके, फिर आप ऊपर से चीजें पढ़ते हो, ऐसा है। हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि जैसे कि जितने प्रोपोर्शन के अंदर आपका नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहा है, उतने प्रोपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10,000 अगर आपके आइटम थे पॉपुलेशन के अंदर, तो आपने सैंपल साइज कितना रखा?
तो आपने मान लेते सैंपल साइज रखा था 100, तो अभी 10,000 से 20,000 हो गया, ऐसा नहीं कि इसी सेम प्रपोर्शन के अंदर ये सैंपल का साइज भी बढ़ेगा, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये लार्ज पॉपुलेशन में ऐसा होता है, लार्ज पॉपुलेशन एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द सैंपल साइज। अगर स्मॉल पॉपुलेशन में ऑडिटर ना ये सोचता भी नहीं यार मैं सैंपलिंग करूं, वो सोचता है 100% टेस्टिंग ही करूं। Audit sampling may not be as efficient as an alternative means of obtaining the sufficient and appropriate audit evidence. चलो, अगर आप टीओडी परफॉर्म कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे आपका सैंपल साइज अफेक्ट हो सकता है? अगर ऑडिटर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा रखोगे। ऑडिटर ज्यादा बाकी और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर रिलाई कर रहा है? हाँ, मतलब आप टीओडी परफॉर्म कर रहे हो बट साथ में सैप भी लगाना चाह रहे हो, तो इधर तुम कम काम करोगे चल जाएगा ना? यस, तो सैंपल का साइज यू कैन डिक्रीज। तीसरा, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ गई, भरोसा ज्यादा चाहिए तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो सैंपल साइज ज्यादा रखना पड़ेगा। ये आपको कंक्लूजन ही पता होनी चाहिए यहां से, और कंसेप्ट आता है तो ये लर्न भी करने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बढ़ गया है, सहन करने की शक्ति बढ़ गई है, ज्यादा गलतियां भी अगर हो जाती है तो थोड़ा सहन कर लेते हैं, तो फिर सैंपल साइज कम रख सकते हो, ऑडिटर विल डिक्रीज द सैंपल साइज। ज्यादा चांसेस है बेटा गलतियां मिलने के, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट जो दैट द ऑडिटर एक्सपेक्ट इन द पॉपुलेशन, सैंपल साइज बढ़ा दोगे, रिस्क बढ़ गया है ना। व्हेन स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज एप्रोप्रिएट, अभी मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन बताया, वेरिएबिलिटी थी पॉपुलेशन के अंदर, आपने उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन फॉलो किया, ग्रुप बनाए पॉपुलेशन के, अगर अच्छे ग्रुप बन गए तो मतलब ऑटोमेटिकली सैंपल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, सैंपलिंग रिस्क कम होगा, सैंपल साइज कम कर सकते हो, ऑडिटर विल डिक्रीज द सैंपल साइज। और ये जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया 7th पॉइंट के अंदर वही लिखा हुआ है कि जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट हैज अ वेरी लिटिल इफेक्ट ओवर द सैंपल का साइज, और स्मॉल पॉपुलेशन में ऑडिटर 100% टेस्टिंग करने का सोचता है, सैंपलिंग को नहीं। क्या आपको समझ में आया? यस। अभी इसके बाद जो डिस्कशन है दैट इज सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर द टेस्टिंग। बेटा ये बात कर रहा है सैंपल सिलेक्शन की, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सैंपल सिलेक्शन की, कि यार मैं सैंपल कौन से चूज करूं, है ना। जैसे कि आपने बोल दिया कि यार 100 में से 10 मेरे को टेस्ट करने लेटर, अभी 10 कौन से, दैट इज योर क्वेश्चन हियर। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताए गए हैं। कहता है कि जैसे कि आप रैंडम सैंपलिंग यूज कर सकते हो, जिसमें भी दो तरीके, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो क्या आप सिंपली पॉपुलेशन होगी उसमें से सैंपल पिकअप कर लोगे। ये आप तभी यूज कर पाओगे अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी नहीं है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है। अगर मैं पहले ही आपको कह देती कि आपके जो डेटर्स का अमाउंट है वो सिर्फ 10 लाख से लेकर 20 लाख की रेंज में है, बस मतलब आउटस्टैंडिंग डेटर का अमाउंट 10 लाख और 20 लाख की रेंज में है, तो आपको ये ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप खाली इसी में से ऐसे रैंडमली अपना सैंपल चूज कर लेते। तो मान लेती हूँ आपका सैंपल साइज 100 था और आपने बोला कि मुझे 10 नहीं, हाँ सॉरी, आपका सैंपल जो टोटल डेटर थे वो 100 थे और आपने बोला मेरा सैंपल साइज 10 है, तो 100 में से 10 की टेस्टिंग करने का सोच रहे हो। यस, तो इसमें से कोई भी 10 टेस्ट चूज कर लो। आप कैसे चूज करूं? अपना एक्सपीरियंस यूज करके चूज कर सकते हो, नहीं तो फिर जो कंप्यूटर टेबल्स होते हैं, रैंडम नंबर टेबल्स होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, नीचे आ जाओ। फिर होता है एक मेथड दैट इज कॉल्ड इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें ना आप एक सैंपल इंटरवल निकालते हो, इसमें आप सैंपल इंटरवल निकालते हो। पहले देखो कैसे निकलेगा सैंपल इंटरवल, आप जितना भी टोटल यूनिट है पॉपुलेशन के अंदर उसको डिवाइड कर देते हो टू द सैंपल साइज, लिख लो, उसको आप डिवाइड कर देते हो टू द सैंपल साइज। तो अगर आपकी टोटल यूनिट इन द पॉपुलेशन मैं मान लेती हूं 1000 है और आपने सैंपल साइज निकाला 100, है ना, तो आप इधर काट दो इसको, 10 आपका सैंपल का इंटरवल आ गया, तो आप बोलोगे मैं अपनी पॉपुलेशन में एवरी 10th यूनिट की टेस्टिंग करूंगा। सो दिस इज हाउ यू चूज सैंपल। तो एवरी 10th जब तक 100 नहीं हो जाती, ऐसे। सो ये आपका दूसरा मेथड हो गया, कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग और एन इंटरवल सैंपलिंग। बट मैम पहली कौन सी यूनिट होगी वो आप रैंडम बेसिस पे चूज करोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। व्हाट अबाउट मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, ये डिस्कस कर चुके हैं। मॉनिटरी अमाउंट जहां पे आप कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड सिलेक्शन जो ऊपर आया। हैपेजार्ड सैंपलिंग में क्या होता है कि कोई तरीका ही नहीं है, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है टू चूज द सैंपल, आप अपनी जजमेंट के बेसिस पे सैंपल चूज कर रहे हो। एंड व्हाट इज अ ब्लॉक सैंपलिंग, ब्लॉक सैंपल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस आइटम को आप चूज करते हो। जैसे कि एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं आपको सेल्स की टेस्टिंग करनी है, तो आपने बोला
कि सितंबर के महीने में पहले 200 सेल्स जो हुई उसको टेस्ट करूंगा, या सितंबर के महीने में लास्ट की 200 सेल जो हुई उसको मैं टेस्ट करूंगा, ऐसा। ओके, नाउ यू विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। जो भी आप देखो, अब आपको सैंपल का साइज पता है, ये पता है कि कितना टेस्ट करना है, कौन से टेस्ट करने हैं। अब आप अपने प्रोसीजर को इनके ऊपर अप्लाई कर दोगे। तो आपने बोला था ना कि 100 मेरा टोटल पॉपुलेशन था, उसमें से 10 की टेस्टिंग करूंगा डेटेड की। अभी 10 के ऊपर मैं कंफर्मेशन परफॉर्म करूंगा। बेटा दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑन द सैंपल। सो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन द ईच आइटम सेलेक्टेड, मतलब ऑन द सैंपल। एंड अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं परफॉर्म कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने सैंपल चूज किया उसके ऊपर आप सिलेक्टेड प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। तो बेटा 100 डेटर थे, उसमें से आपने बोला 10 को कंफर्मेशन भेजूंगा, 9 को भेज दी, 1 को नहीं भेज पाए। क्यों नहीं भेज पाए? मैनेजमेंट से पूछा। ये जो सिचुएशन थी ऐसे नंबर 505 में आई हुई है आपकी, है ना। तो आप कंफर्मेशन भेजना चाह रहे थे, मैनेजमेंट ने बोला इसको कंफर्मेशन नहीं भेज सकते आप। क्यों? आपने रीजन पूछा, मैनेजमेंट इज डिनाइंग यू टू सेंड द कंफर्मेशन, सो यू हैव आस्क्ड द मैनेजमेंट अबाउट द रीजन। तो मैनेजमेंट ने बोला कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो जवाब नहीं देगा, रीजन जस्टिफाइड है। तो आप क्या बोलोगे? इसको नहीं भेज सकता, बट मैम मुझे तो 10 को ही भेजना है ना, तभी तो मेरे को एविडेंस मिलेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्योंकि आपने बोला कि सैंपल साइज से अफेक्ट होता है आपका अल्टीमेटली सैंपलिंग रिस्क और ऑडिटर डिटर्मिनेशन अबाउट दी ऑडिट एविडेंसेस। सो मुझे तो 10 को भेजना है। तो कहता है कोई बात नहीं, इसको नहीं भेज पा रही तो रिप्लेसमेंट को भेज दो ना, किसी और को चूज कर लो। सो कहता है इफ द ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सिलेक्टेड आइटम, जो आपके सैंपल में आया, अगर आप किसी को कंफर्मेशन नहीं भेज पा रहे, किसी डेटर को, वो प्रोसीजर सिलेक्टेड आइटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम, किसी और को भेज दो भाई। अगर उधर भी नहीं जा रहे तो फिर कहता है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर और अ सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू अ सिलेक्टेड आइटम, द ऑडिटर शैल ट्रीट दिस आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल इन केस ऑफ टीओसी और अ मिस स्टेटमेंट इन द केस ऑफ डिटेल। और अगर आप अपने सिलेक्टेड प्रोसीजर को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, ये कंसेप्ट अगर तुम दिमाग लगाओगे ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं कह दूं तुम कंफर्मेशन नहीं भेज पा रहे हो यहां पे सिलेक्टेड आइटम को, ये ठीक है, और आप कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो क्या आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करोगे? यस, क्योंकि आपको एविडेंस ही नहीं मिले। सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ मिस स्टेटमेंट अगर आप टीओडी अप्लाई कर रहे थे, और टीओसी के केस में ये हुआ तो इसको डेविएशन मान लेंगे। आगे चलो, ये सारी चीजें ना आप कंसीडर करते हो प्रोजेक्शन के टाइम पे। सुनो मेरी बात, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्शन के टाइम पे कंसीडर करते हो। प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया कैसे होता है। दिस इज नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। तो बेटा आपने सैंपलिंग को यूज किया टीओसी के लिए, तो आपको डेविएशन मिली होंगी, एक्सेप्शन जो मिली उसको डेविएशन बोलेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। आपने सैंपलिंग को यूज किया टीओडी के लिए, तो आपको मिस स्टेटमेंट मिली। तो कहता है कि अगर आपको कोई डेविएशन मिलती है, कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है, उसके नेचर को समझो, उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं इट इज एन एग्जांपल कि आपको ना डेटर की पॉपुलेशन आप टेस्ट कर रहे थे, तो आपने वहां पे जो हमारा एग्जांपल चल रहा है सैंपलिंग को यूज किया, गलतियां मिली। नेचर समझो यार, गलतियां कहाँ पे हो रही है, किस टाइप के डेटर में गलती हो रही है, पैटर्न देखने की कोशिश करो। कई बार आपको ना एक दिखाई देता है कि जो भी एक टाइप के डेटर है वहीं पे गलतियां हो रही है, आप एक स्पेसिफिक डेटर को जो सेल कर रहे हो उधर ही गलतियां मिल रही हैं। या अगर आप टीओसी परफॉर्म कर रहे थे, कंट्रोल समझ रहे थे इन्वेंट्री के एरिया में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो इन्वेंट्री लोकेशन ए पे पड़ी है उधर ही कंट्रोल नहीं चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या कहने के चाह रहा है? ये कहता है देखो, जब आप एनालाइज करोगे डेविएशन और मिस स्टेटमेंट जो आपने आइडेंटिफाई करी एज अ रिजल्ट ऑफ टीओसी परफॉर्म करे तो डेविएशन मिली, और अगर आपको मिस टीओडी परफॉर्म करे तो आपको मिस स्टेटमेंट मिली। ऑडिटर में ऑब्जर्व दैट दे मे हैव अ कॉमन फीचर, जैसे कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन में गलतियां हो रही है, या एक ही लोकेशन पे कंट्रोल नहीं चल रहे हैं, या फिर एक ही प्रोडक्ट लाइन में गलतियां हो रही है, या एक ही महीने में गलतियां हो रही है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होगा, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ सितंबर के महीने में 10 लाख से ऊपर की जो परचेजेस हुई उधर कंट्रोल नहीं फॉलो हुए, अच्छा तो मतलब बाकी सारे महीनों में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी कहीं मुझे कंट्रोल में कोई डेविएशन नहीं मिली, तो आप ये कहना चाहोगे ना कि क्यों ना मैं सितंबर के महीने में सारे के सारे ही इनवॉइस चेक कर लेता हूं, सारी ही परचेजेस चेक कर लेता हूं जो 10 लाख से ऊपर हुई। क्यों? क्योंकि फिर मुझे वहां पे रिस्क दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा है, गलतियां और भी तो हो सकती है, इंटेंशनल भी तो हो सकती है,
आप समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। ये कहता है ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर ऑडिटर में डिसाइड टू आइडेंटिफाई ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन दैट पोसेस द कॉमन फीचर। सारे आइटम को आप टेस्ट करना चाहोगे जिनके अंदर वो फीचर है। जैसे लोकेशन ए के ऊपर अगर आपको कोई गलती मिली या कोई डेविएशन मिली तो शायद आप अपने उधर टेस्टिंग ज्यादा करना चाहोगे। सितंबर के महीने में गलतियां मिली, सितंबर के महीने में कंट्रोल के अंदर आपको डेविएशन मिली, तो सितंबर के महीने के अंदर सारी की सारी परचेजेस जो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की थी उनके कंट्रोल आप टेस्ट करोगे। तो वो सारे के सारे आइटम जिनके अंदर कॉमन फीचर हैं उनको आप टेस्ट करना चाहोगे। सो यू विल एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर टू दोज आइटम। इन एडिशन टू दिस, ये डेविएशन और मिस स्टेटमेंट इंडिकेट कर सकते हैं फ्रॉड। यार लोकेशन ए में कंट्रोल नहीं चल रहे, उधर जानबूझ के इन्होंने कंट्रोल को फेल किया है। हो सकता है किसी एक ही टाइप की गलती आपको बार बार मिल रही है तो इधर फ्रॉड हो सकता है। पैटर्न है ना, मैंने आपको ये तो बताया था। अच्छा आप मेरे रेगुलर बच्चे नहीं हो। हाँ, तो जब मेरे से क्लास में एक बच्चे ने पूछा कि ये तो आपने बोल दिया कि एरर और फ्रॉड के बीच में डिफरेंस इंटेंशन का है, बट किसी पर्सन की इंटेंशन मुझे कैसे पता लगेगी? एग्जैक्टली आपको किसी पर्सन की इंटेंशन नहीं पता लग सकती, ये तो आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रॉड होगा आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। तो कहता है सच डेविएशन और मिस स्टेटमेंट में बी इंटेंशनल और मे इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, क्योंकि पैटर्न होगा यहाँ पे। Auditor shall investigate the nature and cause of any deviation or misstatement identified and evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on the areas of the audit. Yes बेटा, जब भी आपको डेविएशन मिलती है, कोई भी गलती मिलती है, आप उसकी फर्दर इवेल्युएशन करते हो ये जानने के लिए कि इसका इम्पैक्ट आपकी ऑडिट के ऊपर क्या रहा है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है आपका। आपको फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली अगर आपको और गलतियां मिल रही है, वो गलतियां मटीरियल है, आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसा होता है आपको जो गलती मिली है या जो डेविएशन मिली है वो एनोमली है। एनोमली मतलब वन टाइम थिंग, इसका पूरी पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो इट सेज in very rare circumstances when the auditor consider a misstatement or a deviation in a sample to be anomaly, auditor shall obtain the higher degree of certainty। उधर आपको फर्दर टेस्टिंग करके ये सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी ये सही में एनोमली है। That such misstatement or deviation is not the representative of the population, ये बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये एनोमली ही है। Auditor shall obtain the degree of certainty कैसे? By performing the additional procedure, ये मैंने बता दिया, to obtain sufficient and appropriate audit evidence that the misstatement or deviation does not affect the remaining population। देखो जब भी मैंने आपको क्या बोला कि जब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो जो भी कुछ अनयूजुअल मिल जाए जिसका बाकी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, उसको एनोमली बोल दो। सो एनोमली इज व्हाट? Anomaly is something, a misstatement or a deviation as the case may be, जो बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। वन टाइम गलती, ऐसा कुछ अनयूजुअल टाइप की। अच्छा, फिर कंसेप्ट आता है आपका प्रोजेक्शन का, ये मैं बता चुकी हूँ। सो ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट को ऑन द पॉपुलेशन ताकि उसको एंटायर जितना भी पॉपुलेशन के अंदर मिस स्टेटमेंट हुई वो पता लग जाए। बट द प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, ये मैंने बोला भी आपको कि जब आप मिस स्टेटमेंट के केस में प्रोजेक्शन करते हो तो गलतियों का अमाउंट आपको नहीं पता लगेगा। तो प्रोजेक्शन मिस स्टेटमेंट में अलग होते हैं इन केस ऑफ टीओसी से। व्हेन अ मिस स्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एन एनोमली, हाँ कोई गलती अगर आपको एनोमली मिलती है उसको आप प्रोजेक्शन के लिए कंसिडर नहीं करते। इट मे बी एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट टू द पॉपुलेशन। हाउएवर, इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है इस मिस स्टेटमेंट का, अगर ये एनोमली है और ये गलती है और ठीक नहीं करी तो इसका इंपैक्ट रिपोर्ट के ऊपर तो आ सकता है। इफ अनकरेक्टेड स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ द नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट। डेफिनेटली मतलब इसका इंपैक्ट आपकी रिपोर्ट के ऊपर तो आएगा। अगर मैं टीओडी के केस में बात करूं, ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट जो सैंपल के अंदर आपको मिली ऑन द एंटायर पॉपुलेशन, और ये प्रोजेक्शन अलग रहेगी। लेकिन देखो इसने टीओसी के केस में क्या बोला है, कोई अलग से आपको प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जो रेट ऑफ डेविएशन है वही आपका प्रोजेक्शन का रेट हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी करके बताया था। तो ये प्रोजेक्शन की कंसेप्ट होगी। इसके बाद ये आप अपने एंड पे एक बार इसको पढ़ लेना, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो आपने आज तक देखी है कि जब भी आपको ऑडिट सैंपलिंग करी, बेटा ऑडिट सैंपलिंग क्या कि आपने कंफर्मेशन एक प्रोसीजर था जो सैंपल के ऊपर अप्लाई किया, उधर आपको एविडेंस मिले, अभी आपको इवेलुएट करना पड़ेगा वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या आपको फर्दर टेस्टिंग करने की जरूरत है। तो ये कहानी पुरानी है तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी। सेम गोज विद द टीओसी जो हमने 330 के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। सो ये आपका इधर कंसेप्ट बनता है एसे नंबर 530 का। तो मैंने कोशिश करी, फिर भी 48 मिनट लगी गए इसको समझाने के लिए। मेरे हिसाब से डिस्कशन हो गई है, मोर देन रिवीजन आप इसे कह सकते हो।
बट ये स्टैंडर्ड बहुत डीप स्टैंडर्ड है। आप अगर इसे इंटर लेवल पे पढ़ते हो तो अगर आप मीनिंग लगा के इसको पढ़ते हो, बट आपके सिलेबस के लिए फाइनल लेवल पे इतना रेलिवेंट नहीं है। बट क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा रिवीजन क्लास अवेलेबल नहीं थी मेरी 530 की कभी भी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार तो डाल ही देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हमेशा रहने वाला ही है। सो इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अभी हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे और 3 क्वेश्चन हैं टोटल, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्टडी मैट के हैं और एक क्वेश्चन बैंक का है। बहुत आसान आपको वो क्वेश्चन लगेंगे आफ्टर दिस डिस्कशन। तो अगर आपको ये डिस्कशन इतनी समझ में भी आई ना, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। Okay, so we are taking up question number 1 of essay number 530. Okay, so it says while conducting the audit of a company जिसका नाम है PC Limited, CAT ने डिसाइड किया कि मैं सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करूंगा टू टेस्ट द ट्रेड रिसीवेबल, डेटर की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। एंड उसने अपनी टीम को डायरेक्ट किया है कि आप ना सारी डेटर की पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो बेटा, इनटू द फ्यू सेपरेट ग्रुप्स, जिनको हम बोलेंगे स्टार्टा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या बात कर रहा है? ये स्टार्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आप ऐसे नंबर 530 ना पढ़ के जाओ और मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट समझाऊं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से वो डिस्कशन सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो मेरे हिसाब से रिवीजन ज्यादा हुई है यहाँ पे स्टैंडर्ड की एज कम्पेयर टू क्वेश्चन। ही डायरेक्टेड टू ट्रीट ईच स्टार्टम एज इफ इट वाज अ सेपरेट पॉपुलेशन। तो उसने क्या बोला कि हम पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप में बांट देंगे और एक ग्रुप को हम स्टार्टअप बोलेंगे। एंड यस, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हो? 2023-2024 के लिए। एंड ये जो भी इसने ग्रुप बांटे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे इसने किया, ये कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप इन्होंने ऐसे बनाए, ग्रुप मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द अबव मेंशन ग्रुप CAT डायरेक्टेड टू पिक अप द डिफरेंट परसेंटेज ऑफ द आइटम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ईच ग्रुप। तो उसने यहाँ पे परसेंटेज दे दी कि जितना भी बैलेंस इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख है, जैसे मैं यहाँ पे 100% टेस्टिंग करूंगा, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, जैसे हमने अभी आपका स्टार्टिफिकेशन का कंसेप्ट समझा। वन ऑफ द टीम मेंबर जिसका नाम है मिस्टर नील, ही वांट्स टू यूज सम अदर टेक्निक ऑफ द सैम्पलिंग। वो कहते हैं मेरे को इधर मजा नहीं आ रहा है, क्या आप यूज करो, कोई और मेथड आप यूज करो, जैसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग, ऐसा कुछ। तो वो आपको ना आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको ये स्टार्टिफिकेशन का कंसेप्ट नहीं आता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन टू नील द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टिफिकेशन एंड इट्स यूजेस। बताओ कि नील को कि स्टार्टिफिकेशन है क्या और इसके यूजेस क्या है। स्टार्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वही लिखना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले एज पर ऐसे नंबर 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सैंपल ऐसे चूज करो कि एक रीजनेबल बेसिस मिल जाए, जिसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। अकॉर्डिंगली जब आप ये कंसिडर कर रहे हो, आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन कंसिडर करनी पड़ेंगी। 2 चीजें आती है यहाँ पे, 2 मेथड है, स्टार्टिफिकेशन और वैल्यूएटेड सिलेक्शन। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है स्टार्टिफिकेशन की हो रही है। और ऐसे नंबर 530 स्टार्टिफिकेशन को कैसे डिस्क्राइब करता है? जब आप एंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट सब ग्रुप में बांट देते हो, उसको हम कहते हैं एक स्टार्टअप। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टार्टिफिकेशन। और जनरली बेस्ड अपॉन आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स आप ये करते हो जो नॉर्मली मॉनेटरी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप अपनी पॉपुलेशन को देखोगे तो यहाँ पे आपने पॉपुलेशन आपकी अमाउंट के अंदर आपने बांटी है ग्रुप्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड स्टार्टिफिकेशन। ये डिस्कस हो चुका है, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं अभी दोबारा से, ठीक है। अच्छा, हर एक ग्रुप जो बना उसको हम कहते हैं स्टार्टा। नो बेटा, ये स्टार्टा गलत लिखा हुआ, हर एक ग्रुप को हम स्टार्टअप कहते हैं। हर एक ग्रुप को हम स्टार्टअप कहते हैं और हर एक स्टार्टअप को हम ऐसे मानेंगे कि एक अलग पॉपुलेशन है और इसमें से हम अपना सैंपल चूज करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड प्रोपोर्शनेट आइटम्स आर सिलेक्टेड फॉर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टार्टअप। और उस ग्रुप में से हम आइटम को चूज करते हैं और उनको हम स्टार्टा कहते हैं। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आगे। मैं कंफ्यूज हो गई खुद स्टार्टअप और स्टार्टा के अंदर, बट नो, आई वाज सेइंग राइट ओनली। आगे फिर स्टार्टिफिकेशन के बाकी पॉइंट लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो मैं इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ ऑन दी अजम्पशन कि आप पढ़ के आ रहे हो ये कंसेप्ट। देखो ये वाले सारे पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, एक एक पॉइंट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो जिस बच्चे ने डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर स्किप किया है बेटा, तो फिर आपको पहले स्टार्टिफिकेशन का मेथड समझना पड़ेगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, मैंने 48 मिनट्स की स्पेशल रिवीजन इधर इसी वजह से इंक्लूड करी है ताकि 530 में से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस क्वेश्चन को फिर मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ओके, सो वी आर टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन। ये भी आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये नीचे मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर, जो आपके स्टडी मेट के क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आपको स्टडी मेट के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, बट यहाँ पे क्योंकि 530 के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मैं इसको टेकअप कर रही हूँ।
क्वेश्चन कहता है सीए रितेश देशपांडे ने सैंपल ड्रॉ करे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और टीओसी परफॉर्म करने के लिए टीओडी करने के लिए उन्होंने सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया है। ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया होगा अगर आप रिवीजन देकर आए हो तो। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल सेलेक्टेड he reaches an erroneous conclusion that excess control on application are less effective। तो बेटा आपने सैम्पलिंग के बेसिस पे जब टीओसी को टेस्ट किया तो आपने क्या कंक्लूड किया कि कंट्रोल आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और ये गलत कंक्लूजन है। मतलब रियलिटी में कंट्रोल वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बट आपने कंक्लूड किया कि कंट्रोल आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फर्दर जब उसने सैंपल सेलेक्ट करे he concludes erroneously that WIP inventory amounting to ₹5 crore in the financial statements are materially misstated। इसका मतलब कहता है जब आपने टीओडी के लिए सैंपलिंग को यूज किया तो भी आपने गलत कंक्लूजन निकाली। कौन सा रिस्क है ये सैंपलिंग रिस्क है कि अगर आप सेम ऑडिट प्रोसीजर को 100% पॉपुलेशन पे अप्लाई करते तो ऑडिटर को डिफरेंट रिजल्ट मिलते। दैट रिस्क इज नोन एज द सैंपलिंग रिस्क। डिस्कस हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज ऑडिट ऑफ द कंपनी। जब सैंपलिंग रिस्क है, देखो जहां पे आपका सैंपलिंग रिस्क ज्यादा होगा ना उधर आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू इंक्रीज योर टेस्टिंग, तो आपका काम बढ़ जाएगा। इधर देखना रिस्क एज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन इट इज अ सैंपलिंग रिस्क। फिर उसने सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन दी है कि सैंपलिंग रिस्क एक रिस्क है कि ऑडिटर की जो कंक्लूजन सैंपल के ऊपर बेस्ड है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन अगर ऑडिटर एंटायर पॉपुलेशन पे सेम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता तो। फिर क्वेश्चन में क्या है ये बताया गया है, कंक्लूजन में बता देती हूँ। दिस टाइप्स ऑफ रॉन्ग कंक्लूजन अफेक्ट द ऑडिट एफिशिएंसी, क्योंकि आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, as it would usually lead to additional work to establish the initial conclusion were incorrect। ठीक है, चलो we are taking one more question from your study mat only। और ये क्वेश्चन जो हमारा कंसेप्ट मैंने आपको बोला था रिवीजन में कि सेल्फ पे कर लेना, उसके ऊपर है, तो आपका वो कंसेप्ट भी रिवीजन वाला यहाँ पे टेकअप हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है चिंतामणि लिमिटेड ने अपॉइंट किया है चिंतन एंड मनी को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। चिंतन एंड मनी सीम्स टू हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन ऑडिट अप्रोच फॉर द ऑडिट फॉर दिस कंपनी। तो उन दोनों का अप्रोच अलग है। चिंतन का अप्रोच ऑडिट को लेकर अलग है, मनी का अलग है। मनी का ओपिनियन ये है कि 100% चेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन एंड वो सोली ऑडिट सैंपलिंग की टेक्निक के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, वहां से आपको रीजनेबल बेसिस मिल जाएगा जिनके बेसिस पे आप अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो मुझे तो एज पर ऐसे नंबर 530 मनी जो कह रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, यही तो हमने 530 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि आपको ऐसा सैंपलिंग को यूज करना है, ऐसे सैंपल चूज करने हैं सो दैट ऑडिटर को एक रीजनेबल बेसिस मिल पाए टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। चिंतन को कंसर्न है, चिंतन is concerned about whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the entire population that has been tested। तो आपको गाइड करना है चिंतन को about his role if the audit sampling has not provided a reasonable basis। कहते हैं कि मान लेते हैं कि आपने टीओसी परफॉर्म किया एंड टीओसी परफॉर्म करने के लिए आपने सैंपलिंग यूज किया या टीओडी के लिए आपने सैंपलिंग यूज किया, तो आप ये बताओ चिंतन को कि अगर उसको रीजनेबल बेसिस नहीं मिला फॉर द कंक्लूजन तो उसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा 530 के अकॉर्डिंग। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उधर मैं पढ़ दूंगी, आप आगे टेस्टिंग करोगे। देखो पहले तो आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो आपने टीओसी के लिए सैंपलिंग यूज किया या टीओडी के लिए सैंपलिंग यूज किया वहां से आपको एक रीजनेबल बेस मिल गया, मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल गए हैं क्या जिसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर नहीं तो आप आगे काम करोगे। कॉमन सेंस देखो यही लिखा हुआ है, ऑडिट सैंपलिंग ऐसे नंबर 530 प्रोवाइड्स दैट ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा रिजल्ट ऑफ सैंपल। तो आपने कंफर्मेशन भेजी थी ना 100 में से 10 डेटर को, तो 10 डेटर का जो रिजल्ट आया था वो बताओ क्या है, आप इवेल्युएट करोगे। whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested। और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको sufficient and appropriate evidences मिल गए हैं, ऐसा बेस मिल गया जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन दे सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो if the auditor concludes that audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the entire population, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन गलतियों की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने को। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट मिस स्टेटमेंट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। वो बेसिकली क्या बोलेगा कि देखो कि अगर ये गलतियां हो सकती तो और कितनी गलतियां हो सकती है, एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर मिस स्टेटमेंट एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है,
इसके साथ साथ वो डेफिनेटली अपना एनटीई बढ़ा देगा ऑडिट प्रोसीजर का. ही विल टेलर द एनटीई ऑफ दोज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू द बेस्ट टू अचीव द रिक्वायर्ड अश्योरेंस. तो आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टीओसी परफॉर्म किया, द ऑडिटर में एक्सटेंड द सैंपल साइज. आप और कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे, ऑल्टरनेटिव कंट्रोल आप टेस्ट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो अपने सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को. तो मतलब आप अपना काम बढ़ा दोगे. एग्जैक्टली मैं आपको यही तो कह रही हूँ. तो दिस वाज योर कंसेप्ट. ये कंसेप्ट बचा हुआ था 530 का, इस क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया. सो ये एंड है आपके ऐसे नंबर 530 का. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं दोनों स्टैंडर्ड की बात करूं जो आज डिस्कस हुए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. बट अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, तो फिर कोई नहीं देखता कि इंपॉर्टेंट था, इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था. क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा. तो क्योंकि अभी 50 मिनट आपने अगर सुनने में लगाई है रिवीजन, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. ओके. आप कोई भी क्वेश्चन आएगा 530 से आप अटेम्प्ट कर पाओगे. वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा 530 में से. ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप मेथड बता दो, है ना. ये क्वेश्चन इंटर लेवल के हैं, रैंडम सैम्पलिंग और दिस एंड दैट. वो आपसे मीनिंग नहीं लिखने को पूछेगा, इंटरप्रिटेशन पूछेगा. जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ऊपर हमने स्टार्टिफिकेशन का जो पॉइंट लिखे, ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि स्टार्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी आपके लेवल पे बनेगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल. बाय बाय.